सबसे पहले प्लूरल एफ्यूजन इज फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस। ये ट्रांसुडेट भी हो सकती है, एक्सुडेट भी हो सकती है। अब जब भी पेशेंट को प्लूरल एफ्यूजन होगी उसके कुछ ना कुछ साइंस होंगे। साइंस क्या होंगे? चेस्ट जो होगी वो एक साइड के ऊपर बल्ज कर रही होगी, चेस्ट मूवमेंट्स जो होंगी वो डिक्रीज होंगी, ट्रेकी और एपिक्स बीट जो होंगे वो शिफ्ट हो सकते हैं टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। इसके अलावा वोकल फ्रैमेटस जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। पार्कशन नोड स्टोनी डल होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर आ चुका है। इसके अलावा ब्रेथ साउंड्स जो होंगी वो डिमिनिश हो जाएंगी, एब्सेंट हो जाएंगी, और वोकल रेजोनेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो ये सारे साइन है प्लूरल एफ्यूजन के। चेस्ट एक्सरे देखेंगे तो उसके ऊपर क्या नजर आएगा? ओपेसिटीज नजर आएंगी एट द बेस ऑफ द लंग फील्ड। इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ फ्रेनिक एंगल्स होंगे वो ऑब्लिटरेटेड होंगे। इसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ कार्डिक एंगल्स भी ऑब्लिटरेटेड या फिर ब्लंट होंगे। और अपर बॉर्डर जो होगा वो कनकेव नजर आएगा मीडियल साइड पे। ये सारे साइंस है प्लूरल एफ्यूजन के चेस्ट एक्सरे के ऊपर। अब प्लूरल एफ्यूजन जो है वो होने का ट्रांसुडेट और एक्सुडेट दोनों हो सकती हैं। सो इसकी क्या डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं? अगर सबसे पहले ट्रांसुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन की बात करें तो उसमें हार्ट फेलियर आ सकता है। उसमें हम देखेंगे एक्यूट डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर क्या है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर क्या है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर क्या है। उसके बाद नेफ्रोटिक सिंड्रोम आ सकता है, सिरोसिस आ सकता है। उसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म आ सकता है, और मीक सिंड्रोम विच इज फाइब्रोमास ऑफ ओवरीज वो आ सकती हैं। और अगर एक्सिडेटिव प्लूरल एफ्यूजन की बात करें तो उसमें कोई मैलिग्नेंसी आ सकती है। उसके अलावा पल्मोनरी एम्बुलस आ सकता है विच इज पीई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, abdominal abscesses, for example subphrenic abscess, hepatic abscess, splenic abscess, इन सब में exudative pleural effusion होगा। exudative pleural effusion esophageal rupture में भी हो सकता है, pancreatitis में भी हो सकता है, नमूनिया में भी हो सकता है, टीबी में भी हो सकता है। अब इसी exudative pleural effusion की दो और टाइप्स हैं विच इज हेमोथोरेक्स विच इज ब्लड प्लूरल स्पेस, और काइलोथोरेक्स विच इज काइल इन द प्लूरल स्पेस। सबसे पहले अगर हार्ट फेलियर की बात करें तो हार्ट फेलियर एक्यूट डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में भी आ सकता है, यानी पेशेंट जो है वो बिल्कुल इमरजेंसी में आया है। हो सकता है कि पेशेंट जो है वो नोन केस हो हार्ट फेलियर का, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम प्रेजेंट कर रहा हो। सो दोनों केसेस में एक्यूट डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर होगा। इसके जो साइंस है वो यही है कि अचानक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी और उसके साथ साथ फ्लैश पल्मोनरी एडीमा हो गया। इसका मतलब है कि अचानक हार्ट फेलियर इतना ज़्यादा सीवियर हुआ है कि लंग्स के अंदर रैपिड अकोमुलेशन हो गई है एडीमा की। सो देयर इज फ्लैश पल्मोनरी एडीमा, और इसके साथ साथ एक्यूट डिस्निया होगा। सो ये सारे फीचर्स हैं एक्यूट डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर के। इसके अलावा इसमें हो सकता है डिस्निया, कंजेस्शन, एंकल स्वेलिंग, एब्डोमिनल फुलनेस। इसके अलावा अगर पेशेंट से पूछेंगे अगर तो वो नॉन केस है कि सीएचएफ अपनी थेरेपी ले रहे हो, डाइट और मेडिसिन का ख्याल रख रहे हो, तो वो नॉन कंप्लाइंट होगा। हो सकता है कि पेशेंट जो है वो हार्ट फेलियर का पेशेंट तो है लेकिन उसको साथ साथ एक नया मायोकार्डियल इस्कीमिया एमआई हो गया, सो उसकी वजह से भी अचानक प्रेजेंट कर सकता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से भी दोबारा अचानक प्रेजेंट कर सकता। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन के थ्रू प्रेजेंट किया है? वेल, उसकी नेक में प्रोमिनेंट ए वेव्स होंगी, जेवीपी रेज्ड होगा, हार्ट साउंड जो सेकंड हार्ट साउंड है उसका P2 कंपोनेंट इंक्रीज होगा, पैरास्टर्नल हीव होगी लेफ्ट साउंड के ऊपर, और उसके अलावा इजेक्शन साउंड होगा, और इसके अलावा ग्राम स्टील मरमर होगा। जो होती हैं ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन में होती हैं। इसके अलावा अगर एक्सरे करेंगे तो राइट एट्रियल एनलार्जमेंट, राइट वेंट्रिकुलर इलाजमेंट, राइट एक्सिस डिविएशन, ये सब मिल सकता है। सो ये सारे फीचर्स है पल्मोनरी हाइपरटेंशन के। उसकी वजह से जो है हार्ट फेलियर वो एक्यूट डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में चला गया, और उसकी वजह से पेशेंट जो है वो प्रेजेंट किया शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ। उसके अलावा अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, रीनल फेलियर, कार्डियो डिप्रेसेंट्स, फॉर एग्जांपल बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, या इसके अलावा कार्डियोटॉक्सिक मेडिसिन फॉर एग्जांपल एनसेड्स, डॉक्सोरिबोसिन, ट्रस्टिजुमाब वगैरह, ये सारे भी रिस्क फैक्टर्स हैं। हिस्ट्री में हम इसको भी रूल आउट करेंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन तो 90% से डिक्रीज होगी, क्यों? क्योंकि उसको पल्मोनरी एडीमा भी डेवलप हुआ है। हाइपरटेंशन होगी, बीपी जो होगा वो 140 से ऊपर होगा, और अगर तो वो हाइपोटेंशन में प्रेजेंट कर गया तो इसका मतलब कि वो कार्डियोजेनिक शॉक में है। नॉर्मली हाइपरटेंशन होगी, 140 से ऊपर बीपी होगा, और अगर 90 से कम हो रहा है तो इसका मतलब कि वो कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर प्रेजेंट किया है। इसके अलावा एक्यूट डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, जेवीपी इंक्रीज हो सकता है, प्रीटिबियल एंकल एडीमा हो सकता है, डिफ्यूज क्रैकल्स नजर आएंगे, क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्लैश पल्मोनरी एडीमा जो है वो डेवलप हो गया। क्योंकि पल्मोनरी एडीमा वगैरह डेवलप हो गया, इस वजह से क्रैकल्स आएंगे, और ब्रोंकाई जो है वो कंप्रेस हो गया, ब्रोंकियल एजमा हो गया, तो उसकी वजह से वीज आएगी। सो जो वीज होती है वो सिंपली एजमा नहीं होती, ऑल दैट वीजेस इज नॉट एजमा। सो इस केस में जो वीज है वो कार्डिक एजमा की वजह से प्रेजेंट हो रही है। इसके अलावा ऑस्कल्टेट करेंगे तो S3 गैलप मिलेगा,
लैब टेस्ट करवाएंगे तो बीएनपी या प्रो बीएनपी है जो इंक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि ये हार्ट फेलियर का मार्कर है। एक्सरे करवाएंगे तो उसमें बायलैटरल प्लूरल एफ्यूजन नजर आएगी, पल्मोनरी एडीमा नजर आएगा, कर्ली बी लाइंस नजर आएंगी विच आर शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसके अलावा ईसीजी ऑर्डर करवाएंगे तो ईसीजी में पता चल जाएगा कि हार्ट फेलियर क्यों एग्जैजरेट हुआ है, क्या अंडरलाइन कॉज एमआई थी या कोई एरिथमिया था। सो ईसीजी हम करवाएंगे अंडरलाइन कॉज देखने के लिए, और इसके अलावा करवा सकते हैं। सो ये सारा है एक्यूट डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर। सो ये तो था एडीएचएफ। एडीएचएफ के बाद लेफ्ट हार्ट फेलियर के साथ भी जो पेशेंट है वो प्रेजेंट करेगा प्लूरल एफ्यूजन के साथ। उसमें पेशेंट की क्या मेन कंप्लेंट्स होती हैं ये देखते हैं। पेशेंट की मेन कंप्लेन होगी डिस्निया यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डॉक्टर साहब सांस फूल रहा है। अब लेफ्ट हार्ट फेलियर के कुछ अलहदा फीचर्स हैं, राइट हार्ट फेलियर के कुछ अलहदा फीचर्स। सो सबसे पहले अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर के फीचर्स की बात करें तो इसमें जो होगा ना वो ऑर्थोपनिया, पीएनडी और नॉक्चूरिया वगैरह ये सब आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। राइट हार्ट फेलियर के अगर फीचर्स की बात करें तो उसमें वॉल्यूम ओवरलोड की स्टेट्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल एडीमा आ सकता है, पेरिफेरल एडीमा, हेपाटोमेगली वगैरह आ सकती है। उसके अलावा एसाइटिस आएंगी, ठीक है, इस तरह पल्मोनरी एडीमा वगैरह, पल्मोनरी एफ्यूजन वगैरह आ सकती है। सो अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर की बात करें तो इसमें पेशेंट प्रेजेंट करेगा डॉक्टर साहब मेरे सांस फूलता है, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्पेशली ऑन एक्सर्शन। उसके अलावा पाल्पिटेशन के साथ भी आ सकता है। उसके अलावा इन लोगों में ना खांसी बड़ी होती है लेफ्ट हार्ट फेलियर वालों में। सो जब भी ये कोई काम करेंगे तो इन्हें खांसी हो जाएगी। इसके अलावा नॉक्चूर्नल कफ होती है, रात को उठ के इनको खांसी आती है। वेल जो नॉक्चूर्नल कफ है वो एक डिफरेंशियल है सीओपीडी का और गर्ड का भी, इन दोनों के अंदर भी नॉक्चूर्नल कफ है। सो अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि मैं रात को उठ के खांसी करता हूँ, अचानक मुझे रात को खांसी आ जाती है, सो हो सकता है एजमा हो सकता है गर्ड हो सकता है सीओपीडी और हो सकता है कि लेफ्ट हार्ट साइडेड फेलियर हो। इसके अलावा कंडीशन जो है ना वो प्रोग्रेसिव है, टाइम के साथ साथ ख़राब होती जाएगी। ऑर्थोपनिया, ऑर्थोपनिया का मतलब अगर पेशेंट सीधा सुपाइन लेटा हो तो उसका सांस जो है वो फूलता है, कहता है मैं सर के नीचे तकिया रखता हूँ तो ठीक हो जाता है। चलो जी, ये भी एक फीचर है। उसके अलावा पेशेंट जो है कहता है जब मैं बैठता हूँ तो ठीक है, जब मैं बैठता हूँ तो ठीक हो जाता हूँ, ये भी एक फीचर है। उसके अलावा स्पूटम आती है, यस आती है। किस तरह की आती है? फ्रोथी ब्लड स्टेन्ड स्पूटम। उसके अलावा पीएनडी होता है विच इज पैरोक्सिस्मल नॉक्चर्नल डिस्निया। पैरोक्सिस्मल का मतलब है कभी होता है कभी नहीं होता। नॉक्चर्नल मीन रात को, डिस्निया मीन सांस उखड़ता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। रात को लेटता हूँ, सोने लगाना, सांस उखड़ता है और नॉक्चर्नल कफ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा इन पेशेंट में ना नॉक्चूरिया होता है, रात को ये उठ के बड़ी ज़्यादा यूरिन करते हैं। और इनमें क्या साइंस हो सकते हैं? फटीग, वीकनेस, एनोरेक्सिया, वेट लॉस। अब नॉक्चूरिया क्यों होता है? क्योंकि जब ये रात को लेटते हैं तो इनका जो जितना भी पेरिफेरल एडीमा वगैरह है वो रिस्टोर हो जाता है और वो सारे किडनीज के ऊपर आता है, जीएफआर बढ़ता है और नॉक्चूरिया हो जाता है। इसके अलावा डीडीज में पीएनडी विच इज़ पैरोक्सिस्मल नॉक्चर्नल डिस्निया, रात को बार बार सांस जो उखड़ता है उसमें आ सकता है एजमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस विच इज़ सीओपीडी। रात को अगर बार बार सांस उखड़ता है, हो सकता है कि एजमा का पेशेंट है, हो सकता है कि ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है, हो सकता है कि ये लेफ्ट हार्ट फेलियर का पेशेंट है। इसमें अगर साइंस देखें तो क्या मिलेगा? टेकिकार्डिया मिलेगा, पल्सेस ऑल्टरस मिल सकती है। उसके अलावा एपेक्स बीट जो है वो शिफ्ट हो जाएगी डाउनवर्ड और आउटवर्ड क्योंकि लेफ्ट हार्ट जो है वो फेल हो गया। गैलप रिदम मिलेगा विच इज S3 हार्ट साउंड, 4 भी हो सकती है। S3 जो है वो फिजियोलॉजी भी होती है लेकिन S4 जो है वो हमेशा पैथोलॉजिकली होगी। इसके अलावा एंड इंस्पिरेटरी क्रैप्स मिलेंगे, क्रैपिटेशंस मिलेगी, क्यों? क्योंकि लंग्स के अंदर पानी आ गया, पल्मोनरी एडीमा हो गया। उसके अलावा अगर तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी इस पेशेंट में डेवलप कर लिया तो P2 हार्ट साउंड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब परकशन करेंगे तो परकशन नोट डल होगा, क्यों? क्योंकि लंग्स के अंदर पानी है। टैक्टाइल फ्रैमेटस जो है वो भी डिक्रीज होगी। सो ये सारे साइन है लेफ्ट हार्ट फेलियर के। एक्सरे कराएंगे, क्या मिलेगा? कार्डियोमेगैली मिलेगी, अपर लोब की डाइवर्जन मिलेगी और एक्यूट पल्मोनरी एडीमा के बाकी जितने फीचर्स हैं वो मिलेंगे। अब पल्मोनरी एडीमा के क्या फीचर्स हो सकते हैं? वेल इसमें कार्डियोमेगैली मिलेगी, अपर लोब डाइवर्जन मिलेगी, कर्ली बी लाइंस मिलेंगी। अब ये कर्ली बी लाइंस क्या है? दीज आर हॉरिजॉन्टल शॉर्ट लाइंस। ये लाइंस होती कहाँ पर है? ये लाइंस कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स के ऊपर होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं एंड दे आर लोकेटेड नियर द पेरिफ्री ऑफ द लंग्स। अब ये क्या इंडिकेट करती हैं? ये इंडिकेट करती हैं कि पल्मोनरी कंजेस्शन हुई है सेकेंडरी टू द डायलेटेशन ऑफ पल्मोनरी लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स पहले जो है वो डायलेट हुई हैं और उसके बाद पल्मोनरी कंजेस्शन हुई है। दीज आर कर्ली बी लाइंस। उसके अलावा क्या मिलेगा? प्रोमिनेंट इंटरस्टिशियल मार्किंग्स मिलेंगी, प्लूरल एफ्यूजन वगैरह मिलेगी और फाइनली एक्सरे के अंदर एक और फाइंडिंग है विच इज बैट विंग एनस। ऐसे जैसे चमगादड़ का पर होता है ना, इस तरह की जो होंगी ओपेसिटीज इस तरह की मिलेंगी।
सो ये सारे साइंस हैं एक्यूट पल्मोनरी एडिमा के जो कि लेफ्ट हार्ट फेलियर में मिल सकते हैं। सो ये सब कुछ था लेफ्ट हार्ट फेलियर से रिलेटेड। और अचानक अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा तो पेशेंट प्रेजेंट करेगा एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, दैट इज बिकॉज ऑफ प्लूरल एफ्यूजन एंड पल्मोनरी एडिमा। ओके, सो ट्रांसुडेट प्लूरल एफ्यूजन की एक और कॉज है राइट हार्ट फेलियर। अब जब राइट हार्ट फेलियर होगा तो पेशेंट किस तरह आएगा, वो प्रेजेंट करेगा कंप्लेन के साथ डिस्निया ऑन एक्सर्शन एंड स्वेलिंग ऑफ फीट, सांस फूलता है मुझे और मेरे पाँव जो है वो सूज जाते हैं। इसके अलावा नौजिया होता है, और क्या होता है, हेपेटोमेगैली, ठीक है, पेट जो है वो फूल गया है, टांगे फूल गई हैं, नॉक्चूरिया, रात को उठ कर पेशाब करने जाना पड़ता है। ये सारे जितने भी साइंस हैं ये राइट हार्ट फेलियर के। हो सकता है कि राइट हार्ट फेलियर खुद से हो सकता है कि ये कॉर पल्मोनाले हो। अब कॉर पल्मोनाले क्या है, दिस इज राइट हार्ट फेलियर दैट इज सेकेंडरी टू सम लंग डिजीज। पहले कोई लंग डिजीज हुई है और उसके बाद राइट हार्ट फेलियर हो गया, फॉर एग्जांपल सीओपीडी हुआ है, फिर राइट हार्ट फेलियर हो गया, या फिर इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हुई है, ठीक है, काइफोस्कोलियोसिस हुई है, पल्मोनरी एम्बुलाई हुआ है, उसकी वजह से राइट हार्ट फेलियर हो गया। तो ऐसे राइट हार्ट फेलियर को जो कि किसी लंग डिजीज की वजह से हो उसको कहते हैं कॉर पल्मोनाले, ये भी हो सकता है। अब साइंस क्या होंगे, सबसे पहले जेवीपी इंक्रीज्ड। अब क्योंकि राइट हार्ट फेलियर एक वॉल्यूम ओवरलोड कंडीशन है, सो इसमें सारा फ्लूइड ओवरलोड होगा। फॉर एग्जाम्पल जेवीपी जो है वो रेज्ड हो जाएगी, हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स पॉजिटिव आएगा, लिवर जो है इनलार्ज हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा, पिटिंग एडीमा होगा डिपेंडेंट पार्ट्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल एंकल पे होगा, सैक्रम पे होगा, ठीक है, अगर बेडरिडन पेशेंट है तो उसके सैक्रम में देखना है। उसके अलावा एसाइटिस होंगी, पेट फूल जाएगा, फ्यूजन होगी, ठीक है, और प्लूरल फ्यूजन की वजह से ही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी और वो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ। इसके अलावा अंडरलाइंग डिजीज अगर कोई और है तो उसके साइंस हो गए, राइट वेंट्रिकुलर हीव होगी, दैट इज बिकॉज ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे तो प्रो बीएनपी या बीएनपी जो है वो रेज्ड होगा, क्यों क्योंकि हार्ट फेलियर की कंडीशन है। चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो इसमें क्या नजर आएगा, देयर इज रिड्यूस्ड रेट्रोस्टर्नल स्पेस, ठीक है। उसके अलावा राइट एट्रियल जो है उसकी इनलार्जमेंट होगी, प्रोमिनेंट पल्मोनरी कोनस नजर आएंगे और अंडरलाइंग लंग डिजीज है तो नजर आएगी। ईसीजी कराएंगे तो क्या नजर आएगा, क्योंकि राइट हार्ट फेलियर है सो राइट एट्रियल राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो सकती है। उसके अलावा एको में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और कैथेटराइजेशन कराएंगे तो सीवीपी रेज्ड होगा। सपोज हमने पेशेंट की एको करवाई और एको में एजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो 40 से कम आ गई है और हार्ट फेलियर है, तो इसको हम कहेंगे दिस इज रिड्यूस्ड एजेक्शन फ्रैक्शन, जिसे HFrEF कहेंगे, हार्ट फेलियर विद एजेक्शन फ्रैक्शन। इसका मतलब है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर का सिस्टोलिक डिसफंक्शन है। और अगर एजेक्शन फ्रैक्शन 50 से ऊपर आ जाती है तो हम इसे कहेंगे प्रिजर्व्ड एजेक्शन फ्रैक्शन, जिसे हम कहेंगे HFpEF, विच इज हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड एजेक्शन फ्रैक्शन। और इसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्लिक डिसफंक्शन होगा, सिस्टोलिक नहीं होगा, सिर्फ डायस्लिक डिसफंक्शन होगा। अब जो HFrEF है विच इज रिड्यूस्ड एजेक्शन फ्रैक्शन, जिसमें EF जो है वो 40% से कम आ रही है, इसकी कॉजेज क्या हो सकते हैं, IHD, इस्केमिक हार्ट डिजीज, फॉर एग्जांपल MI, क्रोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, ये इन सब कॉजेज में HFrEF हो सकता है। उसके अलावा जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, दिस इज ऑल्सो द मेन कॉज ऑफ HFrEF विच इज रिड्यूस्ड एजेक्शन फ्रैक्शन। रिड्यूस्ड एजेक्शन फ्रैक्शन वैल्वुलर हार्ट डिजीज में भी मिल सकती है। हाँ, इसके अलावा बाद में आती है प्रिजर्व्ड एजेक्शन फ्रैक्शन विच इज HFpEF, हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड एजेक्शन फ्रैक्शन। ये किसमें होगी, क्रॉनिक अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन या फिर रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, फॉर एग्जांपल दैट इज बिकॉज ऑफ अमाइलॉइडोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस, सार्कोइडोसिस। सो अगर किसी पेशेंट को अमाइलॉइडोसिस है या हीमोक्रोमेटोसिस है या सार्कोइडोसिस है और उसकी वजह से रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हुई है तो इस पेशेंट के अंदर HFpEF होगा विच इज प्रिजर्व्ड एजेक्शन फ्रैक्शन। या फिर कोई पेशेंट है विच इज विद द क्रॉनिक अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, तो इस केस में भी HFpEF होगा विच इज प्रिजर्व्ड एजेक्शन फ्रैक्शन, यानी एजेक्शन फ्रैक्शन जो है 50% से ज्यादा है और लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्लिक डिसफंक्शन है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट हुक्म के साथ प्रेजेंट करता है विच इज हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, तो इस केस में भी हार्ट फेलियर होगा प्रिजर्व्ड एजेक्शन फ्रैक्शन के साथ विच इज HFpEF। सो अगर कोई पेशेंट है वो हिस्ट्री दे रहा था कि खेल रहा है और अचानक खेलते खेलते मर गया, ठीक है, हार्ट अटैक आया, अचानक मर गया, सडन डेथ हो गई है खेलते खेलते, फैमिली हिस्ट्री भी होती है। सो इस केस में जो कॉज होगी दैट इज हुक्म, HOCM विच इज हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड एजेक्शन। सो नेक्स्ट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से भी ट्रांसुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है। सो अब इसके कुछ ना कुछ फीचर्स हैं।
क्या फीचर्स होंगे? हम अगर पेशेंट से पूछेंगे पेशाब में झाग तो नहीं बनती? वो कहेगा बिल्कुल झाग बनती है। तो फ्रोथी यूरिन दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोटीनूरिया। अब जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसमें प्रोटीनूरिया बहुत ज़्यादा हैवी होता है, दैट्स ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे। उसके साथ साथ हाइपो एल्बिनीमिया हो जाता है, सारा एल्ब्यूमिन जो है वो निकल जाता है। जब एल्ब्यूमिन निकल जाता है तो उसकी वजह से एडिमा और एफ्यूजन हो जाती है। सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में FSGS, MCD, MN, ठीक है, और ये सारी कॉजेज जो है वो आ सकती हैं। उसके अलावा रीनल अमाइलॉइडोसिस हो सकती है पेशेंट में, प्राइमरी अमाइलॉइडोसिस या सेकेंडरी अमाइलॉइडोसिस उसको करना पड़ेगा। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इसको हमें रूल आउट करना पड़ेगा। हमें पेशेंट से डायबिटीज़ के क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, शुगर वगैरह तो नहीं है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ये सब पूछना पड़ेगा। पाल्पिटेशन, स्वेटनेस, हाइपोग्लाइसीमिया में वगैरह में हो सकती है, ये सब पूछना पड़ेगा। उसके अलावा नॉन केस होते हैं मोस्टली। सो अगर हमारा पेशेंट जो है वो डायबिटिक है, सो उसकी वजह से क्या होगा? एल्ब्यूमिनूरिया होगा, हीमाचूरिया होगा, और वो प्रोग्रेस करता करता CKD में चला जाएगा और नेफ्रोटिक सिंड्रोम फाइनली हो जाएगा। इसके अलावा हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे, पैर तो नहीं सूजते? वो कहेगा बिल्कुल सूजते हैं। हम कहते हैं सुबह जब उठते हो तो तुम्हारी आंखें तो नहीं सूजी हुई होती? कहेगा ऑफ कोर्स सूजी होती है। दैट इज पेरी ऑर्बिटल एडीमा। जब पेशेंट सोकर उठता है एडीमा होता है। अब जो रीनल्स का एडीमा होता है और जो बाकी कॉजेज का एडीमा होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जो रीनल्स की वजह से एडीमा होता है वो पेरी ऑर्बिटल में पहले आता है और टांगों में या पेरिफेरी लेग में बाद में आता है। और जो कार्डिक कॉज का एडीमा होता है वो पहले टांगों में आता है, ठीक है, दैट इज पेरिफेरल एडीमा, और बाद में आइज के राउंड आता है। सो अगर पहले उसका एडीमा जो है वो आइज के राउंड आया और बाद में टांगों में आया तो इसका मतलब कि कॉज जो है वो रीनल है और मोस्ट लाइकली नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। इसके अलावा क्योंकि अब एल्ब्यूमिन निकल गई है, एल्ब्यूमिन निकलने के साथ साथ टैग्स जो है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल है वो भी इंक्रीज हो रहा है, लिपिडूरिया हो रहा है, ठीक है, और साथ जितने भी इम्यूनोग्लोबिन्स है वो भी निकल रहे हैं। तो और बड़े सिम्टम्स आएंगे। पहली बात, क्योंकि एल्ब्यूमिन निकल गई है, वॉल्यूम ओवरलोड की स्टेट है, तो इसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। इसके अलावा एब्डोमेन में एसाइटिस हो सकती हैं। उसके अलावा वेट गेन होगा क्योंकि वॉल्यूम ओवरलोड की स्टेट है। डिक्रीज एपिटाइट, नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली इन लोगों में एपिटाइट जो है वो डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ओवरलोड कंडीशन है, फ्लूइड अकोमुलेट हो रहा है। सो जीआई ट्रैक के अंदर भी एडीमा जो है अकोमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से एपिटाइट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब इन लोगों के अंदर हाइपर कोएगुबल स्टेट है, यानी डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और रीनल वेन या आर्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं। सो डीवीटीज को रूल आउट करने के लिए हम पेशेंट को लिटा देंगे और पैर जो है वो डॉर्सीफ्लेक्स करेंगे और काफ को पालपेट करेंगे। अगर तो काफ वाली साइड पे पेन होती है तो इसका मतलब डीवीटीज हैं, दिस इज ह्यूमन या मोजेस साइन। उसके अलावा काफ को लैटरली पालपेट करेंगे। सो इस तरह हम जो है वो एस्टिमेट लगा सकते हैं कि पेशेंट को डीवीटी है या और अगर तो डीवीटी और हमने इस साइन को ज़्यादा यूज़ कर लिया तो हो सकता है कि हम उसका डीवीटी लॉज करके उसके लंग्स में भेज दें और हम उसके लिए नई मुसीबत जो है वो खड़ी कर दें। उसके अलावा रीनल वेल थ्रोबोसिस होती है जिसे आरवीटीज कहते हैं, दिस इज मोस्ट कॉमनली इन मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। इसमें क्या होता है, रीनल फंक्शन जो होते हैं वर्स होते हैं, रीनल इन्फेक्शन हो जाती है। सो हम पूछेंगे कोई फ्लैंक वाली साइड के ऊपर पेन तो नहीं है? कहेगा ऑफ कोर्स है। फिर हम पूछेंगे कि पेशाब में खून तो नहीं आता? ऑफ कोर्स है। सो अगर तो खून आ रहा है तो इसका मतलब कि कोई ट्यूमर भी हो सकता है। पेनलेस है तो ट्यूमर हो सकता है, बहुत पेनफुल है तो हो सकता है किडनी स्टोन भी है, और अगर तो पेन के साथ, फ्लैंक के साथ पेन के साथ है तो इसका मतलब कि रीनल इन्फेक्शन भी हो सकती है, विच इज़ बिकॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से हाइपर कोएगुबिलिटी हुई, उसकी वजह से रीनल इन्फार्क्ट्स हो गए। तो इसके अलावा हम फॉर एग्जांपल नीमोकोकल इन्फेक्शन बड़ी ज़्यादा कॉमन है। क्यों? क्योंकि इन लोगों में आईजीजीज जो हैं वो लॉस हो रही हैं यूरिन के थ्रू। इसके अलावा कुछ कंडीशंस को हम रूल आउट करेंगे, देखेंगे कि पेशेंट में लिम्फोमा वगैरह के फीचर्स तो नहीं है, कोई मैलिग्नेंसी तो नहीं है, पूछेंगे कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है, क्योंकि MCD जो है मिनिमम चेन डिजीज दैट इज एसोसिएटेड विद हिस्ट्री ऑफ एलर्जी। सो हम फंगाई, पॉइजन, पोलन, फर, बी स्टिंग, इन चीज़ों से एलर्जी के बारे में भी क्वेश्चन पूछेंगे। मल्टीपल माइलोमा को भी जो है वो रूल आउट करेंगे। उसके अलावा रूमाटॉइड आर्थराइटिस और लूपस, इन दोनों को भी रूल आउट करेंगे। देन विल प्रोग्रेस टू डायबिटिक नेफ्रोपैथी, पूछेंगे कि डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है, और अगर हो रहा है तो इसका मतलब पेशेंट जो है वो प्रोग्रेसिवली की तरफ जा रहा है। एनसेड्स का पूछेंगे क्योंकि ये मिनिमल चेन डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है। उसके अलावा ये मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के साथ भी रिलेटेड है। मेडिकेशंस पूछेंगे, कैप्टोप्रिल एंड पेंसिलिनामीन, ये वाली एसोसिएटेड है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के साथ। MCD मिनिमल चेन डिजीज इसके साथ एसोसिएटेड है, एंटीबायोटिक्स, लिथियम, पेंसिलिनामीन्स, उसके अलावा बिस्फॉस्फोनेट्स। FSGS विच इज फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस, उसके साथ एसोसिएटेड है इंटरफेरॉन, बिस्फॉस्फोनेट्स और लिथियम। सो जितने भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के हैं केसेस उसमें हम डिपेंडेंट एडीमा देखेंगे एक्सट्रीमिटीज़ में, पेरीऑर्बिटल या सैक्रम में। एनासार्का विच इज़ जनरलाइज्ड एडीमा वो भी मिल सकता है। प्लूरल एफ्यूजन, यही वो कॉज है जिसकी वजह से पेशेंट जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आया था, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी।
इसमें क्या होगा, ब्रेथ साउंड्स जो होंगे वो रिड्यूस होंगे, डिक्रीज होंगे या एब्सेंट होंगे। परकस करेंगे तो डलनेस होगी। सो जितने भी प्लूरल एफ्यूजन के साइंस हैं वो मिलेंगे। उसके अलावा एसाइटीज मिल सकती हैं, शिफ्टिंग एब्डोमिनल डलनेस, वेव थ्रिल पॉजिटिव, और पेशेंट अगर AKI के साथ आ रहा है तो बर्न और क्रेटिनिन जो है वो एलिवेटेड होंगे। उसके अलावा यूरिनरी एनालिसिस में ओवल फैट बॉडीज, फैटी कास्ट, लिपिडूरिया, हाइपो एल्ब्यूमिनूरिया, हाइपर टैग्स मिल सकते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रॉल मिल सकता है। सो अगर पेशेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट कर रहा है विद प्रेजेंटिंग कंप्लेन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सो हम कह सकते हैं कि उसको जो है प्लूरल एफ्यूजन डेवलप हुआ है। सो हम उससे क्या क्या पूछेंगे, एडिमा, ठीक है, पहले आंखों पे हुआ कि पहले पाँव पे हुआ, पेशाब में झाग तो नहीं होती। उसके अलावा पूछेंगे वजन तो नहीं बढ़ गया, पेट तो नहीं फूल गया, पानी तो नहीं पड़ गया, खुराक तो नहीं कम हो गई, उसके अलावा दर्द तो नहीं होती, ठीक है, काफ में पिंडलियों में दर्द तो नहीं होती, उसके अलावा फ्लैंक वाली जगह पर यहाँ पे दर्द तो नहीं होती। और ये सारे क्वेश्चन जो है बार बार पूछेंगे, कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है। देन उससे पूछेंगे कि कोई पहले इन्फेक्शन वगैरह, कोई फेफड़ों का मसला तो नहीं रहा, ठीक है। शुगर का पूछेंगे, शुगर वगैरह तो नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये से सारे क्वेश्चन जो है वो हम एवेल्युएट कर लेंगे। इसके अलावा अगर AKI के साथ प्रेजेंट करता है तो नोजिया, वॉमिटिंग, मेटालिक टेस्ट, फिट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा फनशिप होता है, विच इज़ फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, नॉक्चूरिया, स्टीम, हेजिडेंसी, इंटरमिटेंसी और पोस्ट वॉइड। अब ये निमोनिक है फनशिप, FUNSHIP। F means frequency, U means urgency, N means nocturia, S means steam, H mean hesitancy, I mean intermittency और P means post void। हम उसे पूछेंगे, बार बार तो नहीं जानना पड़ता, दिस इज फ्रीक्वेंसी। अर्जेंसी का मतलब ऐसे तो नहीं लगता कि यूरिन बस अभी बिल्कुल निकल ही गया है, ठीक है, अर्जेंसी तो नहीं होती। नॉक्चूरिया, रात को उठता। स्टीम, क्या धार ठीक बनती है, पाँव पे तो नहीं गिरती, दूर गिरती है, ठीक है। उसके बाद हेजिडेंसी पूछेंगे, क्या जब पेशाब करने बैठते हो तो पेशाब जो है वो स्टार्ट हो जाता है या इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद इंटरमिटेंसी पूछते हैं कि जो धार बनती है वो ठीक चलती है, ठीक है, पेशाब आते आते रुक तो नहीं जाता, फिर कतरे आते हैं, फिर रुक जाता है, फिर कतरे आते हैं, फिर रुक जाता है, फिर एंड में फिर रुक जाता है। सो इंटरमिटेंसी पूछेंगे और देन फाइनली पूछेंगे पोस्ट वॉइड, यानी जब पेशाब कर लेते हो तो ऐसे तो नहीं लगता कि अभी रहता है, अभी और करना है, ठीक है, अभी अर्ज रहती तो नहीं है। सो ये सारे क्वेश्चन है, दिस इज। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट में मैसिव प्लूरल एफ्यूजन या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आ रहा है तो पॉसिबल है कि वो सिरोसिस का पेशेंट हो। अब सिरोसिस के पेशेंट में क्या होगा, ट्रांसोडेटिव प्लूरल एफ्यूजन होगी। सिरोसिस होता क्या है, फाइब्रोसिस होती है, नोड्यूल्स बनते हैं, इंजरी होती है। अब इसमें होगा क्या कि इन्फ्लामेशन होगी। सिरोसिस अल्कोहलिक लिवर डिजीज की वजह से भी हो सकता है, वायरल की वजह से भी, और नॉन अल्कोहलिक डिजीज की वजह से भी हो सकता है। अब सिरोसिस हमें कैसे पता चला कि इस पेशेंट को सिरोसिस की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, यानी प्लूरल एफ्यूजन हुई है ट्रांसोडेटिव। सो वो किस तरह प्रेजेंट करेगा, मोस्ट लाइकली वो प्रेजेंट करेगा हिमेटामेसिस के साथ या मैलेना के साथ। इसके अलावा और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है इस पेशेंट के अंदर। उसके अलावा पेशेंट जो है कंप्लेन करेगा बड़ी फटीग, एनोरेक्सिया, नोजिया, वेट लॉस, ठीक है, भूख नहीं लगती, थक जाता हूँ। उसके अलावा उल्टी वगैरह ऐसी आती है, मुझे जरकान भी हुआ था, ठीक है। तो अगर तो पेशेंट कहता है मुझे जरकान हुआ था और साथ साथ मुझे इचिंग हो रही है, प्यूराइटिस हो रहा है, खारिश हो रही है, तो इसका मतलब दिस इज डीकम्पनसेटेड सिरोसिस। अगर कंपनसेटेड है तो एसिम्टोमेटिक होगा या फिर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगे लाइक फटीग, एनोरेक्सिया, नोजिया, वेट लॉस वगैरह। और अगर तो वो डीकम्पनसेटेड हुआ तो वो जॉन्डिस और प्यूराइटिस के साथ आएगा। इसके अलावा डीकम्पनसेटेड जब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो उसमें स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया, मुझे नींद नहीं आती, वो किस लिए, वो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी की वजह से हो सकता है। उसके अलावा ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो सकता है, और अगर तो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी इंक्रीज कर गई तो उस वजह से फ्लैपिंग ट्रेमर्स हो सकते हैं, रिजिडिटी, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो सकता है। उसके बाद फैक्टर हेपेटिकस विच इज मस्टी ऑर्डर ब्रेथ, ये सारे फीचर्स आ सकते हैं। जैसे कि बताया कि मोस्ट लाइकली जो कंप्लेन होगी वो वेरिसिस होगी, यानी मुझे खून की उल्टी आती हैं। वेरिसिस कहाँ पे हो सकती हैं, इसोफेजियल वेरिसिस भी हो सकती है, स्टमक में भी हो सकती है, रेक्टम में हेमोरॉइड्स भी हो सकते हैं। सो हेमाटोमेसिस और मेलिना विच आर द सिम्टम्स ऑफ अपर जीआई ब्लीडिंग, ठीक है, इस कंप्लेन के साथ आ सकते हैं। मुझे खून में मुझे हेमाटोमेसिस, उल्टियाँ आती हैं खून वाली, जो मेरा बड़ा पखाना है वहाँ से खून आता है, ब्लैक टारी स्टूल्स आते हैं। सो ये सारी कॉजेज हो सकती हैं। उसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकती है, पेट फूल गए, एसाइटिस, स्पाइडर एंजियोमास। अब ये क्या है, वास्कुलर लीजन्स है जिसमें एक सेंट्रल आर्टरियोल होता है और उसके सराउंडिंग पे स्मॉलर वेसल्स होती हैं। ये चेस्ट और आर्म्स पे होती हैं,
फेस आर्म्स पे होती हैं, फेस पे नहीं होती। सो स्पाइडर एंजियोमास आर गोइंग टू स्पेयर द फेस। उसके अलावा गायनेकोमेस्टिया अगर मेल है, मेल ब्रेस्ट इसे कहते हैं, किस तरह नजर आएगी, रबड़ी मैस होगा दैट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द निपल। मेल है तो टेस्टिकुलर एट्रोफी होगी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म जो है वो लिवर कराता है। अब लिवर जो है वो सिरोस्ट हो गया, इसका जगह गायनेकोमेस्टिया, टेस्टिकुलर एट्रोफी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये सब हो जाएंगे। उसके अलावा जो पाम्स है वहां पर मोटलिंग हो जाएगी। सो देयर इज स्पेकल्ड मॉटलिंग ऑफ द पाम्स, कहां पर, थिनार और हाइपोथिनार एमिनस पे। सो ये सारे साइंस हम अपनी फाइंडिंग में अगर फाइंड करेंगे और पेशेंट कह रहा है साथ साथ मुझे सांस भी फूलता है, तो इसका मतलब कि वो सिरोसिस का पेशेंट है। उसके अलावा उसका एमएमएसई करेंगे विच इज मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, या और अगर बिल्कुल ही बेहोश है और सवियर हेपेटिक एंसेफेलोपैथी के साथ आ रहा है तो उसमें हम ग्लासगो कॉमा स्केल जो है उससे असेस करेंगे। उसके अलावा न्यूरोमस्कुलर इंपेयरमेंट हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रेक्सिस जिसे हम कहते हैं फ्लैपिंग ट्रैमर्स, जब हम उसे कहते हैं अपने हाथ इस तरह बाहर की तरफ करो, डॉर्सिफ्लेक्स करो अपने हैंड्स, तो उसके हाथ जो है वो फ्लैपिंग ट्रैमर्स शो करते हैं। उसके अलावा स्लर्ड स्पीच, ठीक है, ततरा के बोलेगा, निस्टैग्मस हो गया, आंखें इधर उधर होंगी, ब्रेडिकाइनेजिया होगा, बड़ा माठा हौला टोला फैल रहा होगा, ठीक है, एटेक्सिया होगा, कभी इधर डिगेगा कभी उधर डिगेगा, इंक्रीज्ड डीआरटीज विच आर डीप रिफ्लेक्स टेंडन्स वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। इसके अलावा अगर सिरोसिस का पेशेंट है कैपिट मेड्यूसी। अब ये क्या है, डायलेटेड अम्बलाइकल और एब्डोमिनल वेन्स है जो कि पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से होंगी। सिरोसिस में होता है कि पोर्टल हाइपरटेंशन होती है, उसकी वजह से कैपिट मेड्यूसी बनती है। अब एसाइटिस को असेस करेंगे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखेंगे, फ्लूइड जो है थ्रिल देखेंगे, उसके अलावा एब्डोमिनल डलनेस देखेंगे, शिफ्टिंग डलनेस देखेंगे और फ्लूइड थ्रिल देखेंगे। स्प्लीनोमेगाली देखेंगे क्योंकि कंजेस्शन हुई पड़ी है रेड पल्प की। उसके अलावा क्या इसमें मिलेगा, लिवर पाल्पेबल हो भी सकता है, नहीं, अगर तो अर्ली सिरोसिस है तो लिवर पाल्पेबल होगा, लिवर इनलार्ज्ड होगा, और अगर लेट सिरोसिस है तो लिवर पाल्पेबल नहीं है। और अगर लिवर पाल्पेबल हो गया, अर्ली सिरोटिक है, तो उसमें फर्म और नड्यूलर कंसिस्टेंसी होगी। एएलटी एएसटी जो होंगे वो एलिवेटेड नहीं होंगे। कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होगा। अब एएलटी और एएसटी क्यों नहीं एलिवेटेड हो गए? क्यों? क्योंकि जो लिवर है वो फाइब्रोस्ट हो चुका है, उसके सारे सेल्स ही खत्म हो गए। एएलटी और एएसटी तो एक्यूट इंजरी में निकलता है, इवन के थाउजेंड्स तक भी चला जाता है, लेकिन सिरोसिस में ये क्यों? क्योंकि सारा लिवर ही सिरोस हो गया, फाइब्रोस हो गया, नोड्यूल्स बन गए। उसके अलावा कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होगा। कॉन्जुगेटेड का मतलब है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बढ़ेंगे। वैसे तो थ्योरेटिकली डायरेक्ट बढ़ना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट इतना ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है कि वो फिर वापस जो है वो ब्लड स्ट्रीम से पीछे चल जाता है, वहाँ पे सारे बैक्टीरिया होते हैं और वो कॉन्जुगेटेड को दोबारा अनकॉन्जुगेटेड करते हैं। सो अगर किसी लैब टेस्ट में दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो इसका मतलब दिस इज कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया, और ये डीकम्पनसेटेड सिरोसिस में मिलेगा। इसके अलावा जो सिरोसिस का पेशेंट होगा उसमें पीटीआईएनआर जो है इंक्रीज होगा, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा, थ्रोम्बोटिक एपिसोड्स जो होंगी वो भी इंक्रीज होंगी। पैराडॉक्सिकली ब्लीडिंग भी इंक्रीज होगी, थ्रोम्बोसिस का रिस्क भी इंक्रीज होगा। थ्रोम्बोसिस इसलिए क्योंकि वो एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा है, ब्लीडिंग इसलिए क्योंकि पीटीआईएनआर जो इंक्रीज हो गया। अब लिवर भी डिफरेंट कोएगुलेशन फैक्टर्स बनाता है, फाइब्रोस सिरोस हो गया तो कोएगुलेशन फैक्टर्स जो है वो नहीं होंगे, जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। इसके अलावा अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी होगी, एल्ब्यूमिन लेवल्स जो हैं वो भी डिक्रीज हो जाएंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। उसके अलावा लैब टेस्ट कराएंगे तो हाइपोनेट्रीमिया होगा, सोडियम जो होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो हेपेटोरीनल सिंड्रोम हो जाएगा, जिसमें एजोटीमिया, ओलिगुरिया, ठीक है, पेशाब बहुत ज़्यादा कम होगी, हाइपोटेंशन, बीपी बहुत ज़्यादा कम होगा, हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, लैब्स में हाइपोनेट्रीमिया आएगा, और लो यूरिन सोडियम। सो ये सारे फीचर्स हैं हेपेटोरीनल सिंड्रोम के। इसके अलावा अगर सिरोसिस जो है प्रोग्रेस करता गया है तो पेशेंट जो है हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम में भी आ सकते हैं, विच इज ट्राइएड ऑफ लिवर डिजीज, हाइपोक्सीमिया एंड इंट्रा पल्मोनरी शंटिंग। बात की कि एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ प्रेजेंटेशन हो सकता है, पेशेंट जो है वो हेपेटिक हाइड्रोथोरेक्स के साथ प्रेजेंट करे, विच इज पेशेंट जो होगा डिस्निया के साथ आएगा, सांस फूलता है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, प्लूरैटिक चेस्ट पेन, सीने में दर्द है, दैट इज प्लूरैटिक चेस्ट पेन, ठीक है, सांस लेता हूं तो ये दर्द जो होती है बढ़ती है। हाइपोक्सीमिया, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करेंगे तो ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर जाएगी। सो इसका मतलब कि पेशेंट जो है सिरोसिस में था, सिरोसिस के बाद उसके लंग्स जो है वो अफेक्ट हो गए और वहां पर पानी भर गया। सो इस केस में हम कहेंगे दिस इज हेपेटिक हाइड्रोथोरेक्स। इसमें हुआ क्या है कि सिरोसिस की वजह से एसाइटिक फ्लूइड डेवलप हुआ और वो एसाइटिक फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी से प्लूरल कैविटी में आ गया। दिस इज हेपेटो। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म भी एक कॉज है ट्रांसुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन की। सो हाइपोथायराइडिज्म
नॉर्मली थायराइड का केस और थायराइड सर्जरी का केस होता है, लेकिन स्टिल हम इसे थोड़ा सा टच कर लेते हैं। हाइपोथायराइडिज्म प्राइमरी भी हो सकता है और सेंट्रल भी हो सकता है। प्राइमरी में मसला जो होगा वो थायराइड ग्लैंड में होगा। सेंट्रल में मसला दो हो सकते हैं। अगर अगर तो सेंट्रल सेकेंडरी है तो मसला एंटीरियर पिट्यूटरी में है, और अगर सेंट्रल टर्शरी है तो इसका मतलब कि जो मसला है वो हाइपोथैलेमस में है। इसके अलावा पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा, एक तो कहेगा कि जी मुझे सांस फूलता है, क्यों? क्योंकि उसके प्लूरल एफ्यूजन हुई पड़ी है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करेगा फटीग के साथ, वेट गेन के साथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उससे पूछेंगे कौन सा मौसम अच्छा लगता है, सर्दियों का कि गर्मियों का? तो क्योंकि इन पेशेंट में कोल्ड इनटॉलरेंस होती है, ठंड ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ऑफ कोर्स कहेगा मुझे गर्मियों का मौसम जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। कब्ज़ होती है, ऑफ कोर्स होती है। सो इन पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन, गेन है, फटीग है, कोल्ड इनटॉलरेंस है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, ठीक है। कंसंट्रेट नहीं कर सकते, स्लो मेंटेशन है, ठीक है, वर्किंग मेमोरी पुअर है, उसके अलावा डिप्रेस्ड मूड रहता है। स्किन अगर हम चेक करेंगे तो ड्राई होगी, रफ होगी, कोर्स ब्रिटल हेयर होंगे, ठीक है। ये सारे फीचर्स जो हैं वो हाइपोथायराइडिज्म के। और अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो क्रेटिनिज्म के साथ आते हैं, जिसमें उसकी टंग इतनी बड़ी होगी और वो अपनी टंग के थ्रू ही चोक हो रहा होगा। उसके अलावा इन पेशेंट में कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें नमनेस, टिंगलिंग और पेन होगी जहां जहां पर मीडियन नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन होगी फिंगर्स के अंदर। ये पेशेंट, इनके अगर हम वाइटल्स लेंगे तो ब्रेडिकार्डिया में हो गए, डायस्लिक हाइपरटेंशन होगी। क्यों? क्योंकि ये सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस जो है इन पेशेंट में इंक्रीज कर जाती है। मिक्स एडीमा होगा विच इज नॉन पिटिंग एडीमा। ये क्यों होता है? जो गैग्स होते हैं ग्लाइकोमाइनोग्लाइकेंस, वो स्किन के अंदर जो होता है वो जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं और अपने साथ साथ वाटर को रिटेन कर लेंगे। सो देयर इज नॉन पिटिंग एडीमा। उसके अलावा देयर इज रिडक्शन ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स, डीप टेंडन रिफ्लेक्स रिड्यूस हो जाएंगे इन पेशेंट्स के अंदर। सो अब जो हाइपोथायराइडिज्म के हैं, एक तो थायराइड में मसला हुआ विच इज प्राइमरी, या फिर सेंट्रल है विच इज सेकेंडरी और टर्शरी। इसके अलावा और क्या क्या कॉजेज हो सकती है? आयोडीन डेफिशिएंसी, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे जितना भी आयोडीन होता है वो वॉश आउट हो जाता है। सो ऐसे केसेस भी हाइपोथायराइडिज्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल थायराइडेक्टमी, कोई पुरानी थायराइड की इसने सर्जरी करवाई हो तो दिस इज द कॉज ऑफ एट्रोजेनिक हाइपोथायराइडिज्म। उसके अलावा रेडियो आयोडीन थेरेपी, ठीक है, उसको कोई बीमारी हो, फॉर एग्जांपल लिम्फोमा हो, हेड एंड नेक का कोई कैंसर हो, और उसने एक्सटर्नल रेडिएशन जो है वो नेक के ऊपर लगवाई हो, जिसकी वजह से उसको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। इसके अलावा रीडल्स, जिसे हम कहें कि फाइब्रस थायराइडाइटिस, वो भी हो सकता है। सो अब थायराइडाइटिस की क्या कॉजेज हो सकती है? सब एक्यूट भी हो सकता है, पेनलेस भी हो सकता है, और थर्ड होता है पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस। सो जो सब एक्यूट थायराइडाइटिस होगा वो किसी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बाद होगा। थायराइडाइटिस भी होंगे वो पेनफुल होंगे। सो इट इज अ पोस्ट वायरल इन्फ्लेमेशन, इट इज पेनफुल, दिस इज सब एक्यूट थायराइडाइटिस। इसमें भी जो होगा पेशेंट वो हाइपोथायराइडिज्म होगा। उसके बाद साइलेंट थायराइडाइटिस, इसमें क्या होगा? ट्रांजिएंट हाइपोथायराइडिज्म होगा, बाद में जो होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। उसके अलावा एक पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस होता है जो कि बच्चा पैदा होने के 1 साल के अंदर अंदर होता है, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म। सो इस केस में गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री लेंगे, कुछ ड्रग हिस्ट्री लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर अमायोड्रोन या लिथियम वगैरह निकला है तो इस केस में भी हाइपोथायराइडिज्म वगैरह हो सकता है। उसके बाद हम अपनी एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, थायराइड ग्लैंड को पाल्पेट वगैरह करेंगे। तो अगर गोइटर हुआ तो इतना बड़ा थायराइड होगा, अगर तो क्रॉनिक ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस हुआ तो उसके अंदर नॉन टेंडर सिमेट्रिकली एनलार्ज्ड गोइटर होगा इन क्रॉनिक ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस। और अगर आयरन डेफिशिएंसी हुआ तो उसके अंदर नॉन टेंडर या डिफ्यूज हो सकता है या नोड्यूलर गोइटर हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। और अगर रियल थायराइडाइटिस हुआ, क्योंकि ये थायराइडाइटिस है, ठीक है, सो इसके अंदर स्टोनी हार्ड गोइटर होगा। और जो सब एक्यूट थायराइडाइटिस है वो बहुत ज़्यादा टेंडर होगा, सिमेट्रिकली एनलार्ज्ड गोइटर होगा। उसके अलावा लैब्स करवाएंगे तो टीएसएच जो होगा एलिवेटेड होगा, सीरम T4 जो होगा वो डिक्रीज होगा। इसके अलावा सीके लेवल्स करा लेंगे, क्योंकि इन लोगों में थायराइड की वजह से प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होती है, मायोपैथी होती है। सो इस केस में भी टेस्ट करवा लेंगे, पेशेंट के बाजुओं को पकड़ लेंगे और कहेंगे इन बाजुओं को एबडक्ट करो। इसके अलावा पेशेंट से अगर हिस्ट्री लेंगे तो एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री होगी, ओलिगो भी हो सकता है, एमेनोरिया भी हो सकता है, और मेनोरेजिया भी हो सकता है। सो हाइपोथायराइडिज्म ट्रांजिटिव प्लूरल एफ्यूजन हुई है और उसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। ओके, सो नेक्स्ट इज मीग सिंड्रोम। मीग सिंड्रोम की वजह से भी ट्रांजिटिव प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है, इसके साथ साथ इसमें साइटिस भी होंगी। अब जो प्लूरल एफ्यूजन होगी उसकी वजह से पेशेंट जो है प्रेजेंट कर सकता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ। मीग सिंड्रोम के अंदर ओवरीज का बिनाइन फाइब्रोमा होगा,
उसके बाद उनमें एसाइटिस डेवलप हो जाएंगी और साथ साथ प्लूरल एफ्यूजन होगी। अब जो मैकेनिज्म है एसाइटिस और प्लूरल एफ्यूजन का वो सही तरह हमें नहीं पता, हाँ लेकिन जो प्लूरल एफ्यूजन होगी वो ट्रांसुडेट होगी। इसके लिए अल्ट्रा साउंड करवाएंगे या सीटी स्कैन करवाएंगे एब्डोमेन का, उसमें हमें पता चल जाएगा। और प्लूरल एफ्यूजन या एसाइटिस जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे जब हम ओवेरियन फाइब्रोमास को रिमूव करेंगे सर्जिकली। ये तो थी सारी ट्रांसुडेटिव कॉजेज। और अगर अब एक्सुडेटिव कॉज देखें प्लूरल एफ्यूजन की, तो उसमें सबसे पहले देखते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो इस केस में पेशेंट जो होगा प्रेजेंट करेगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, पल्मोनरी हाइपरटेंशन वगैरह के साथ। सो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट है? वेल, वो जो पेशेंट होगा मोस्ट लाइकली बेड रिडन होगा या फिर उसके हाई एस्ट्रोजन स्टेट होगी, ठीक है, मे बी प्रेगनेंसी में हो, मे बी वो ओसीपीज ले रहा हो, पास्ट सर्जरी की हिस्ट्री हो सकती है, किसी कोई उसने एयर ट्रैवल किया हो, कोई मलिग्नेंसी के थ्रू वो गुजरा हो। सो इस सारे केसेस में क्या होगा? हाइपर कोएगुबिलिटी होगी। सो विर्कोस ट्रायड को जेन में रखेंगे, स्टेसिस, हाइपर कोएगुबिलिटी या एंडोथेलियल इंजरी। इन तीनों कॉजेज में क्या होगा कि जितने भी वेन्स हैं उनके अंदर थ्रोम्बस बनेंगे, फॉर एग्जांपल डीवीटीज, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और वो थ्रोम्बस जो है एम्बुलस बनकर डिसलॉज होंगे, लंग्स में जाएंगे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगी। नाउ दिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉज। अब इसमें होगा क्या कि पेशेंट प्रेजेंट करेगा सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ और एक्यूट डिस्निया, क्यों? क्योंकि उसको पल्मोनरी एफ्यूजन हुआ पड़ा है। उसके साथ साथ वो कहेगा कि मुझे सबस्टर्नल साइड के ऊपर सवियर डिस्कम्फर्ट है, सिंकपी है, चक्कर आ जाते हैं, डिजीनेस, बेहोश टाइप का सा हो जाता हूँ। उसके अलावा मोस्टली अगर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में भी प्रेजेंट कर सकेगा। पी लेंगे तो हाइपोटेंसिव होगा, और अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म उधर डिसलॉज हो के उसने इन्फार्क्ट करवा दिया तो उसकी वजह से हेमाप्टेसिस और कफ के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। अब उसके वाइटल्स वगैरह लेंगे तो टेकिपनिया होगा, जोर जोर से सांस ले लोगा, रेस्पिरेटरी रेट तेज होगा, टेकिकार्डिया होगा, हार्ट रेट तेज होगा। ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करेंगे तो ड्रॉप कर जाएगी। राइट हार्ट फेलियर के साइंस के साथ प्रेजेंट करेगा, जिसे हम कहेंगे जेवीपी इंक्रीज कर गया है, पिटिंग एडीमा है, हेपेटोमेगैली है। टांग को देखेंगे तो हो सकता है कि उसके अंदर डीवीटीज हो, ठीक है, उस पेशेंट को लिटा देंगे, पाँव जो होगा डॉर्सिफ्लेक्स करेंगे और उसके डीवीटीज को पालपेट करेंगे। अगर तो पेन हो रही है तो इसका मतलब कि काफ में उसके जो थ्रोम्बस है डीवीटीज हैं और वही डिसलॉज होकर लंग्स में जा रहे हैं। वेल, इस टेस्ट को हम ज़्यादा नहीं करेंगे, अगर उसको जहाँ पर पेन होगी वो छोड़ देंगे, ये ना हो कि हम उसके लिए नया पल्मोनरी एम्बुलेंस क्रिएट कर दें। अब सोर्सेज एम्बुलाई लंग में कहाँ से आ सकते हैं? वेल, मोस्टली लोअर एक्सट्रीमिटीज डीवीटीज में से आते हैं, और डीवीटीज में से भी नी के अबव, जो अबव द नी लेवल है, फॉर एग्जांपल इलियोफेमरल डीवीटीज, वहां से आएंगे। अपर एक्सट्रीमिटीज से आना बहुत बहुत ज़्यादा रेयर है। अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म में होता क्या है कि एम्बुलेंस जाकर फंस जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, आर्टरी का प्रेशर बढ़ जाता है, इसी तरह राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और लंग की पैथोलॉजी की वजह से राइट हार्ट फेलियर भी होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे कॉर पल्मोनाले। इस केस में क्या होगा? डेड स्पेस जो होगी लंग्स में क्रिएट हो जाएगी, ऑक्सीजन ड्रॉप कर जाएगी, ब्लड में पहले कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी और बाद में क्या फाइंडिंग्स आएंगी? ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड कम, ए ग्रेडियंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, पीएच ज़्यादा हो जाएगी और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस के अंदर पेशेंट जो है वो चला जाएगा। सो जब पेशेंट कॉर पल्मोनाले में होगा, राइट हार्ट फेलियर में होगा, तो उसके अंदर कुछ राइट हार्ट फेलियर के साइंस होंगे। फॉर एग्जांपल जेवीपी इंक्रीज होगी, पिटिंग एडीमा, हेपेटोमेगैली, जेवीपी, ये सारे साइंस जो होंगे राइट हार्ट फेलियर के आएंगे। उसके अलावा पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आएगा और क्लिनिकल फीचर्स यही हैं: डिस्निया, प्लूरैटिक चेस्ट पेन ऐसी होगी, सांस लेगा तो उसे दर्द होगी, ठीक है। उसके अलावा कफ, हेमाप्टेसिस, सिंकपी, टेकिकार्डिया, टेकिपिल्स। हम ऑस्कल्टेट करेंगे तो उसमें से रेल्स सुनाई देंगे, S4 साउंड भी सुनाई दे सकता है, और जो हार्ट साउंड है, सेकंड हार्ट साउंड, उसका जो P2 कंपोनेंट है वो भी इंक्रीज सुनाई दे सकता है। पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है शॉक में भी, और बाकी जो अदर इनसिग्निफिकेंट साइन है वो लो ग्रेड फीवर, रिड्यूस ब्रेथ साउंड्स और परकशन के ऊपर डलनेस, ये सारे साइंस पल्मोनरी एम्बोलिज्म के। टेस्ट क्या क्या ऑर्डर करेंगे? एबीजीज करेंगे, डायग्नोस्टिक नहीं है लेकिन इसमें पीएच हाई होगी और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में होगा, ए ग्रेडियंट जो है वो एलिवेट कर जाएगा। चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो एटीलैक्टेसिस मिलेगी, प्लूरल एफ्यूजन मिलेगी और इसके साथ हैम्पटन हम्प मिलेगा या वेस्टर्न मार्क साइन मिलेगा। डुप्लेक्स वेन कराएंगे, उसके अलावा वीक्यू वेंटिलेशन परफ्यूजन, लंग स्कैन करवाएंगे और हम CTA ये भी ऑर्डर कर सकते हैं, पल्मोनरी एंजियोग्राफी, दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, और डी डाइमर ऐसे भी हम ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म के और क्या साइंस है? पेशेंट जो होगा बिल्कुल एंशियस होगा, साइनोटिक होगा, उसके अलावा हाइपोटेंसिव होगा, उसका बीपी जो होगा फॉल कर होगा, जेवीपी में ए वेव जो होगी वो प्रोमिनेंट होगी, राइट वेंट्रिकुलर हीव जो होगी प्रेजेंट होगी, गैलप रिदम ऑडिबल है, P2 विच इज कंपोनेंट ऑफ सेकंड हार्ट साउंड दैट इज मोर लाउड,
ठीक है। उसके अलावा एग्जामिनेशन चेस्ट की नॉर्मल होगी और साइंस जो होंगे डीवीटीज़ के वो होंगे फॉर एग्जांपल एंकल एडीमा, काफ टेंडरनेस और इसके लिए हम मूजे या हुमन साइन कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे की फाइंडिंग्स हो गई हैं। उसके अलावा ईसीजी ऑर्डर कराएंगे तो साइनस टेकी आ गया, टेकीकार्डिया, टॉल पीक्ड पी वेव्स ये मिलेगी, राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन, राइट एक्सिस डिविएशन, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, सो राइट हार्ट से रिलेटेड सारी चेंजेस मिलेंगी। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म की अगर सजेस्टिव कोई फाइंडिंग है दैट इज S1 Q3 T3 और S123 ये चेंजेस। इस सब के अलावा एक्सुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी हो सकती है। इस केस में जो पेशेंट होगा वो प्रेजेंट करेगा पोली आर्थराइटिस के साथ और उसका जो पोली आर्थराइटिस होगा वो सिमेट्रिकल होगा, मींस बायलैटरल होगा। अगर लेफ्ट घुटने में है तो लेफ्ट राइट वाले में भी होगा, इसी तरह ये सिमेट्रिकल होगा। इट इज एन एरोजिव आर्थराइटिस, कुछ होते हैं नॉन एरोजिव, कुछ होते हैं एरोजिव, ये वाला एरोजिव है और डिफॉर्मिटीज के साथ भी प्रेजेंट करेगा लेटर स्टेजेस में। अब इसमें होगा क्या, पेनफुल स्वेलिंग होगी मल्टीपल जॉइंट्स की, मॉर्निंग स्टिफनेस होगी, उससे पूछेंगे जब तुम सुबह उठते हो तो सूजे होते हैं सारे जॉइंट्स, कहेगा ऑफ कोर्स बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा स्टिफ होते हैं। उसके अलावा जैसे जैसे करेगा थोड़ी थोड़ी तो वो जॉइंट्स जो है वो नॉर्मल होने लग जाएंगे। सो जो स्टिफनेस है वो इंप्रूव होती है जेंटल एक्टिविटी के साथ। विंटर सीजन में स्टिफनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। साइंस में हमें क्या नजर आएगा, जॉइंट्स जो होंगे वो सोलन होंगे, वार्म होंगे, टेंडर होंगे। सो लुक फील और मूव हम जॉइंट की चेक करेंगे। उसके अलावा हम जॉइंट्स देखेंगे हैंड, फीट और रिस्ट के, दैट आर मोर कॉमनली अफेक्टेड। उसके अलावा प्रॉक्सिमल इंटरफिलेंजेस जॉइंट जो होंगे वो टिपिकली इन्वॉल्व होते हैं और जो टर्मिनल इंटरफिलेंजर जॉइंट्स होते हैं वो स्पेयर होते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली ये प्रॉक्सिमल इंटरफिलेंजेस जॉइंट्स अगर इन्वॉल्व है तो उसका मतलब दिस इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। उसके अलावा फिंगर्स जो है वो बिल्कुल स्पिंडल शेप्ड बन जाएंगी, ऐसे ऐसे बिल्कुल भिंडी जिस तरह होती है उस तरह की बन जाएगी। लार्ज जॉइंट्स जो होंगी वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होंगी। जॉइंट्स की मूवमेंट जो होंगी रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे जिस वजह से मसल यूज है वो भी, सो मसल्स जो है वो वेस्टेड हो जाएंगे, बिल्कुल पतला सा पेशेंट होगा और वेरियस जॉइंट डिफॉर्मिटीज होंगी वो प्रेजेंट होगी। रूमेटॉइड नोड्यूल्स ये मिलेंगे, दीज आर एक्सक्लूसिवली सीन इन सीरोपॉजिटिव टाइप्स इन एक्सटेंसर टेंडन्स। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन भी होगी। पेशेंट बताएगा कि भाई मुझे भूख नहीं लगती, मेरा वजन कम हो गया है, बुखार रहता है, ठीक है, ठंड में मेरी उंगलियां जो बिल्कुल सफ़ेद हो जाती हैं, ठीक है। सो एनोरेक्सिया, वेट लॉस, फीवर, रेनॉल्ड्स फिनोमेना, लिम्फेडेनोपैथी, जब हम उसका जीपी करेंगे, लिम्फ नोड्स पाल्पेट करेंगे तो लिम्फेडेनोपैथी होगी। मसल वीकनेस, वेस्टिंग, मसल बिल्कुल पतले पतले हो जाएंगे क्यों, क्योंकि जॉइंट्स ही रिस्ट्रिक्ट हो गए। उसके अलावा कंट्रैक्चर्स मिलेंगे पर्टिकुलरली स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड एंड फीट। उसके अलावा टीनोसाइनोवाइटिस, बर्साइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस ये मिल सकता है। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स ये हमें फाइंडिंग में मिलेंगे। उसके अलावा अमाइलॉइडोसिस भी हो सकता है। आंखों में हम देखेंगे, आई एग्जामिनेशन करेंगे तो एपिस्क्लेराइटिस, स्क्लेराइटिस या स्क्लेरोमलेशिया ये सब मिल सकता है क्योंकि एक क्रॉनिक मल्टी सिस्टम डिजीज है। सो इसमें जो है आइज भी इन्वॉल्व होंगी, नर्व्स भी इन्वॉल्व होंगे, कुछ लंग्स के कंपोनेंट भी होंगे, कुछ ब्लड के कंपोनेंट भी होंगे और कुछ हार्ट के कंपोनेंट भी होंगे। सो आइज में तो हो गया एपिस्क्लेराइटिस, स्क्लेराइटिस, स्क्लेरोमलेशिया, क्रेटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का विच इज ड्राइनेस ऑफ आइज, आंखें बिल्कुल उसकी ना जो होंगी ड्राई होंगी। उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल में क्या मिलेगा, कार्पल टनल सिंड्रोम मिल सकता है, अल्नर नर्व कंप्रेशन यानी एल्बो के ऊपर वहां पर उसको पैरास्थीजिया नामक टिंगनेस होगी। उसके अलावा पोस्टीरियर टिबियल नर्व एंट्रैप हो सकती है जिसकी वजह से टार्सल टनल सिंड्रोम ये भी मिल सकता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है, टांगे उसकी जलेंगी, टिंगलिंग होगी, पैरास्थीजिया वगैरह हो सकता है। सर्वाइकल कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है क्यों, क्योंकि एटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन होगी इसमें। लंग्स में क्या मिल सकता है, प्लूरेसी, इन्फ्लेमेशन हो सकती है जितनी भी लंग्स की प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं। प्लूरल एफ्यूजन जो कि हमारा अभी का केस है, इसमें क्रॉनिक इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो सकती है। कैप्लान सिंड्रोम विच इज रूमेटॉइड नोड्यूल्स इन द लंग्स, एक लंग के अंदर रूमेटॉइड नोड्यूल्स आ गए हैं। उसके अलावा ऑब्लिटरेटिव ब्रोंकियोलाइटिस मिल सकता है। ब्लड में क्या मिल सकता है, अनीमिया, आरबीसी कम हो गया, थ्रोम्बोसाइटोसिस, प्लेटलेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, और फैल्टीज सिंड्रोम विच इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्प्लीनोमेगली एंड न्यूट्रोपीनिया। सो अगर किसी पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसके साथ स्प्लीनोमेगली हुई है और न्यूट्रोफिल्स काउंट कम है, दिस इज फैल्टीज सिंड्रोम। उसके अलावा कार्डियोवास्कुलर मैनिफेस्टेशंस भी हैं, फॉर एग्जांपल वास्कुलाइटिस हो सकता है। उसके अलावा पेरिकार्डाइटिस,
पेरिफेरल एफ्यूजन और कार्डियोमायोपैथीज, ये सब भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होगा। उसके अलावा अगर हम हैंड का एग्जामिनेशन करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो हमें क्या मिलेगा? सबलक्सेशन मिलेगी मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट्स की, और साथ अल्नर डिविएशन ऑफ द फिंगर्स, फिंगर जो होंगी ना वो अल्नर साइड के ऊपर मुड़ जाएंगी, और एंटीरियर सबलक्सेशन हो जाएगी मेटाकार्पोफिलिंजियल जॉइंट्स की। इसके अलावा स्वान नेक डिफॉर्मिटी मिलेगी। ये क्या है? दिस इज हाइपर एक्सटेंशन एट प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, और फिक्स्ड फ्लेक्शन होगी डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स के ऊपर। उसके अलावा बॉटनियर्स या बटन होल साइन है, इसमें क्या होगा? फिक्स्ड फ्लेक्शन होगी प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट की, और एक्सटेंशन होगी टर्मिनल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स की। इसके अलावा जी डिफॉर्मिटी मिल सकती है थंब की। एक्सरे कराएंगे तो क्या मिलेगा? पेरिआर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस, बोनी इरोजन मिलेगी जॉइंट मार्जिन्स की, जॉइंट्स की सबलक्सेशन मिलेगी, जॉइंट स्पेस जो होगी वो बिल्कुल नैरो हो जाएगी, थिन रह जाएगी, पतली सी रह जाएगी। ये सारी रेडियोलॉजिकल फिनिक्स हैं। उसके अलावा फेल्टी सिंड्रोम जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया, सीरोपॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्प्लीनोमेगली, न्यूट्रोपीनिया, या उसके साथ साथ थ्रोम्बोसाइटोपीनिया भी। इसके अलावा एसएलई जो है उसमें भी जो है प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है। एसएलई क्या है? कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। इसमें भी पेशेंट प्रेजेंट करेगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ। क्यों? क्योंकि उसको प्लूरैटिक चेस्ट पेन हो रही है, प्लूरल एफ्यूजन हुई है, सांस जो है वो सही तरह नहीं आ रहा। पहले इसमें प्लूरैटिक पेन होगी, जब पेशेंट सांस लेगा तो पेन जो होगी वो खराब होगी, ग्रेजुअल ऑनसेट होगा। लूपस प्लूरेसी या पेरिकार्डाइटिस, ठीक है, और इन पेशेंट में लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस होता है, जिसमें नॉन स्टीराइल वेजिटेशन जो होती हैं हार्ट के अंदर डेवलप हो जाती हैं। अब एसएलई का जो करैक्टरिस्टिक पेशेंट है वो वुमेन होगी, एशियन या अफ्रीकन। वुमेन क्या होगी? पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स की कंप्लेन करेगी, फीवर, वेट लॉस, फटीग वगैरह वगैरह। उसके अलावा देन वो कंप्लेन करेगी फोटो सेंसिटिविटी, कि मैं लाइट में जाती हूँ तो मुझे बड़ी डिस्कम्फर्ट होती है। बटरफ्लाई रैश होगा उसकी नाक के ऊपर, बिल्कुल जिस तरह तितली होती है। डिस्कॉइड रैश, एलोपेशिया गंज होगी, ठीक है। रेनॉल्ड्स फिनोमेना, अपनी फिंगर्स जो है वो कोल्ड में डालेगी तो पहले जो होगी उसकी फिंगर्स जो होंगी पेल होंगी, देन उसकी रेड होंगी, देन वो साइनोटिक होंगी। इसके अलावा एसएलई के जो पेशेंट है उनके अंदर ओरल अल्सर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होंगे। आर्थराइटिस होगा, आर्थराइटिस जोड़ों में दर्द होगी, कंप्लेन करेगी मेरे जोड़ों में दर्द होती है। पूछेंगे कि क्या एक जोड़े में दर्द होती है फिर दूसरे में हो जाती है। सो जब आर्थराइटिस है उसका माइग्रेटरी है, पहले एक जॉइंट में होगी, उस जॉइंट में अभी खत्म ही होगी तो किसी और दूसरे जॉइंट में जो होगी हो जाएगी। ऐसे आर्थराइटिस कहते हैं माइग्रेटरी आर्थराइटिस। सिस्टेमिक है, 2 से ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे। हैंड्स और नीज जो हैं वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होंगे। नॉन डिफॉर्मेटिंग आर्थराइटिस है, कुछ आर्थराइटिस होते हैं वो डिफॉर्म कर देते हैं, ये वाले नॉन डिफॉर्मेटिंग है, नॉन इरोजिव है। उसके अलावा प्लूराइटिस और पेरिकार्डाइटिस के साथ भी ये पेशेंट प्रेजेंट करेंगे। प्लूराइटिस का मतलब है प्लूराइटिक चेस्ट पेन होगी, सांस लेंगे तो इनको मुश्किल होगी, फ्रिक्शन रब होगा अगर हम ऑस्कल्टेट करेंगे। उसके अलावा प्लूरल एफ्यूजन, जो कि हमारा केस है, बायलैटरल एक्सुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन, क्योंकि सिस्टेमिक डिजीज है सो बायलैटरल ब्रेथ साउंड्स जो होंगे डिक्रीज हो जाएंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, डिस्निया, कफ। उसके अलावा पेरिकार्डाइटिस के साथ आएंगे, और आगे पेरिकार्डाइटिस की पेन जो होती है वो बड़ी टिपिकल होती है, लेटता है पेशेंट तो पेन होती है। सो डिफरेंशियल्स में 3 ऐसी पेन आएंगी जो लेटने से बढ़ती हैं। पैंक्रियाटाइटिस की पेन लेटने से बढ़ती है, गर्ड की पेन लेटने से बढ़ती है, और थर्ड जो होती है पेरिकार्डाइटिस, ये वाली पेन लेटने से बढ़ती है। सो ये पेशेंट क्या करेंगे? ये आगे की तरफ लीन हो जाएंगे, झुक के बैठेंगे तो ये पेन जो है वो ठीक हो जाएगी। उसके अलावा ऑस्कल्टेट करेंगे तो जाहिर है पेरिकार्डाइटिस है तो इसमें रब मिलेगा और एफ्यूजन मिलेगी, टैम्पोनार्ड भी हो सकता है। इसके अलावा जो एसएलई के पेशेंट होते हैं इनमें होता है लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस। अब होता क्या है कि एंडोकार्डाइटिस की वजह से यहाँ पर स्टीराइल वेजिटेशंस बनती हैं, बाद में वो टूटती हैं, एम्बोलाइज होती हैं, एम्बोलाइज होकर स्प्लीन, किडनी, सेरेब्रल आर्टरीज में जाती हैं और वहाँ पर इन्फाक्ट जो है वो कॉज कराती हैं। सो इस केस में लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस में जब स्टीराइल वेजिटेशन वैल्व्स के अराउंड बनेंगी तो इसमें मरमर सुनाई देगा, एओर्टिक और माइट्रल मरमर जो होगा रिलेटेड सुनाई देगा। सो अगर ये एम्बोलाइज करके स्प्लीन, किडनी और सेरेब्रल आर्टरीज में जाएंगी तो वहाँ पर क्या करेंगी? इन्फाक्ट करेंगी और वहाँ पर पेन होगी। सो स्प्लीन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में पेन होगी, किडनीज फ्लैंक में पेन होगी, सेरेब्रल आर्टरीज जो होगी सर में अच्छी खासी दर्द होगी। इसके अलावा ल्यूपस के पेशेंट में अगर नेफ्राइटिस नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, नेफ्राइटिक सिंड्रोम में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों में कॉमन है। सो इन पेशेंट में क्या होगा? हिमाचूरिया होगा, फ्रॉथी यूरिन होगी, हाइपरटेंशन होगी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्योंकि हाइपर कोएगुलेबल स्टेट होती है सो उसकी वजह से फ्लैंक में पेन हो सकती है। हिमाचूरिया, ठीक है, ब्लड वाली यूरिन। हिमाचूरिया के और भी डिफरेंशियल्स अगर तो स्टोन के साथ हिमाचूरिया तो पेनफुल होगा,
स्टोन के बगैर है तो हो सकता है कोई ट्यूमर है। सो हीमाचूरिया के अदर डिफरेंशियल्स भी हमने ज़हन में रखने हैं, लेकिन अगर बाकी सारे कॉजेज़ के साथ आ रहा है, बटरफ्लाई रैश है, एलोपेशिया है, ओरल अल्सर्स हैं, आर्थराइटिस है, प्लूरेसी है, रब है, इन सारी कॉजेज़ के साथ आ रहा है तो मोस्ट कॉमनली या मोस्ट दैट इज़ गोइंग टू बी सिस्टेमिक ल्यूपस। सो इन पेशेंट में हीमाचूरिया, फ्रोथी यूरिन, सो इनसे हम क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? नॉजिया, वॉमिटिंग, मेटालिक टेस्ट, फिट्स ऑफ कोर्स होंगे क्योंकि रीनल डिजीज़ है। रीनल डिजीज़ में जो जितनी अमोनिया की क्लियरेंस वगैरह है वो सही तरह नहीं होती, जिसकी वजह से फिट्स हो सकते हैं, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स अक्यूमुलेट होते हैं, नॉजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑफ कोर्स जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है उनमें हो सकती है। और क्योंकि इन पेशेंट्स के अंदर किडनीज जो है वो इन्वॉल्व है, सो रीनल टाइप ऑफ एडिमा विच इज़ पिटिंग एडिमा ये इनमें मिलेगा। और पिटिंग एडिमा रीनल वाला वो होता है जो पेरी ऑर्बिटल से शुरू होता है और बाद में जो है वो एक्सट्रीमिटीज़ में डेवलप होता है। सो एडिमा के डिफरेंशियल्स में भी होता है कि कार्डिक कॉजेज़ का भी हो सकते हैं। एडिमा डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जो होते हैं पिटिंग और नॉन पिटिंग। पिटिंग में कार्डिक, लिवर और रीनल रिलेटेड हो सकते हैं। सो जितने भी कार्डिक कॉजेज़ होते हैं वो पेरिफेरल लेग से शुरू होते हैं, और जितने भी किडनी रिलेटेड एडिमा होते हैं वो पहले आइज़ के अराउंड होते हैं, पेरी ऑर्बिटल, देन प्रोग्रेस डाउनवर्ड करते हैं, आइज़ से लेकर पाँव की तरफ जाते हैं। सो बाद में पेरिफेरल एडिमा होता है। सो जो नेफ्राइटिक पेशेंट है, अगर ल्यूपस नेफ्राइटिस के साथ है, नेफ्रोटिक या नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, सो उसमें हिस्ट्री लेंगे हाइपरटेंशन, फ्रॉथी यूरिन, हेमाचूरिया, फ्लैंक पेन। इसके अलावा पूछेंगे फनशिप, FUNSHIP। एफ मीन फ्रीक्वेंसी, कितनी दफ़ा जाना पड़ता है। अर्जेंसी, क्या बिल्कुल अब ऐसे लगता है अभी निकल गई, ठीक है। नॉक्चूरिया, रात को उठ के जाना पड़ता है। उसके अलावा स्टीम पूछेंगे, दाढ़ ठीक बनती है, पाँव पे तो नहीं गिरती, इंटरमिटेंसी, कतरे तो नहीं आते, ठीक है। या एक दफ़ा स्टार्ट कर लेते हो तो सही तरह चलती है यूरिन की स्टीम। उसके अलावा स्ट्रेनिंग, क्या बैठ के जोर इंतज़ार तो नहीं करना पड़ता। उसके अलावा एम्पटिंग, इनकॉम्पिटेंसी, क्या पूरा पेशाब करने के बाद आपको तसल्ली हो जाती है, ऐसे तो नहीं लगता कि कोई रह गया। सो ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये उससे पूछेंगे। इच पूछेंगे, हो सकते हैं उसको यूटीआईज वगैरह हो, सुपर इम्पोज। सो ये सारे रीनल रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा लूपस के पेशेंट में CNS के भी फीचर्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगी, सीजर्स हो गए, साइकोसिस, डिलीरियम, इसके साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। कुछ ड्रग हिस्ट्री भी लेंगे। ड्रग इंड्यूस लूपस भी हो सकता है। कौन सी ड्रग्स होती हैं? आइसोनायाजिड, हाइड्रालाजीन, प्रोकेनामाइड, TNF अल्फा, मिनोसाइक्लिन, क्विनिडीन। सो इन सारी ड्रग्स की भी हम हिस्ट्री लेंगे। सो पेशेंट प्रेजेंट करेगा फीवर के साथ भी, लैब्स करवाएंगे ब्लड सेल्स की, तो क्या होगा? अनीमिया, ठीक है, RBCs कम होंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स कम होंगे, ल्यूकोपिनिया, वाइट ब्लड सेल्स कम होंगे। सब कुछ कम होगा, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकीमिया, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, सब कुछ कम होगा। क्या बढ़ेगा? क्रेटिनिन और बन। हो सकता है कि नेफ्राइटिस के साथ उसे AKI, किडनी इंजरी, उसकी यूरिन में से प्रोटीन निकलेगा और सेलुलर कास्ट। सो ये सारे फीचर्स हैं SLE के। SLE का पेशेंट भी प्लूरल एफ्यूजन के साथ प्रेजेंट कर सकता है और बाद में प्रेजेंट करे एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ। इसके अलावा पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है एब्डोमिनल एब्सेसेस के साथ, और उन एब्सेस की वजह से एक्सुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन हो जाए और वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ प्रेजेंट करे। सो एब्डोमिनल एब्सेस में क्या फीचर होगा कि पेशेंट को परसिस्टेंटली हाई फीवर होगा। सो जहां पर एब्सेस होता है वहां पर फीवर बहुत ज़्यादा होता है, मोस्ट लाइकली कभी कभी राइगर्स और चिल्स के साथ भी होता है। सो ये पेशेंट जो है ये सेप्टिक शॉक में भी जा सकता है। सो एब्सेस कहाँ कहाँ हो सकता है? सबफ्रेनिक एब्सेस डायफ्राम के नीचे। सो हम अपनी फाइंडिंग में इसको वैल्यूएट करेंगे और उसे कहेंगे सांस रोको, देन उसे कहेंगे दोबारा लो, ठीक है। इसी तरह पालपेट वगैरह करेंगे तो हो सकता है कि अगर एब्सेस जो है वो थोड़ी सुपरफिशियल है तो हमें पालपेट भी हो जाए। इसके लिए जो है अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाएंगे और उससे जो होगा क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा सर्जरी एब्सेस की हमेशा ड्रेनेज और इंसिजन होती है। उसके अलावा हेपेटिक एब्सेस भी हो सकता है, स्प्लेनिक एब्सेस भी हो सकते हैं। सो जितने भी एब्डोमिनल एब्सेसेस हैं इनकी वजह से भी एक्सुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है और उसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट इसोफेजियल रप्चर, इसकी वजह से भी प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इसोफेजियल रप्चर जो है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉज है और चेस्ट पेन के साथ जो होगा मेजरली बंदा प्रेजेंट करेगा, हाँ उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगी। सो इस केस में क्या होगा कि सडन सीवियर रिट्रोस्टर्नल पेन होगी, वो पेन होगी बहुत शार्प। हिस्ट्री में क्या होगा? हो सकता है कि पेशेंट ने बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की हो, पहले उसे मैलरीवीज सिंड्रोम हुआ विच इज़ लीनियर लैसरेशन, और बाद में वो प्रोग्रेस कर गया बोरहीव सिंड्रोम है विच इज़ ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन या रप्चर। उसकी वजह से पेशेंट के जब BP लेंगे तो पेशेंट हाइपोटेंसिव होगा, प्लूरल एफ्यूजन होगी विच इज़ एक्सुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन, और इस केस में जो प्लूरल एफ्यूजन होगी वो मोस्टली लेफ्ट साइड पे होगी। दैट इज अनलाइक द कार्डिक कॉज, और कार्डिक कॉज में जो होगा वो मोस्टली
राइट साइड के ऊपर प्लूरल एफ्यूजन होगी। सो कुछ डिफरेंशियल है, अगर राइट साइड के ऊपर प्लूरल एफ्यूजन होती है और हम उस फ्लूइड को निकालते हैं और फ्लूइड एनालाइज करते हैं और फ्लूइड जो है वो ट्रांसोडेटिव आ रहा है, सो इसका मतलब कि जो कॉज है वो कार्डिक कॉज है, हार्ट फेलियर है। और अगर प्लूरल एफ्यूजन लेफ्ट साइड पे हुई है और हमने फ्लूइड निकाला और उसको एनालाइज किया और इस केस में एक्सुडेटिव निकला है, सो इस केस में क्या हुआ है कि ईसोफेजियल रप्चर हुआ है। सो ईसोफेजियल रप्चर में लेफ्ट साइड पे होगा, एक्सुडेटिव होगा। कार्डिक कॉज में प्लूरल एफ्यूजन राइट साइड पे होगा, ट्रांसोडेटिव होगा। सो ईसोफेजियल रप्चर में पेशेंट प्रेजेंट किया सडन सीवियर रिट्रोस्टर्नल पेन के साथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, शार्प पेन है, हिस्ट्री दे रहा है मल्टीपल वॉमिटिंग की, बीपी चेक किया तो हाइपोटेंसिव है, प्लूरल एफ्यूजन की सारी फाइंडिंग्स आई हैं। उसके अलावा हिस्ट्री में कह रहा है कि फीवर है, सो इन पेशेंट्स में हाई फीवर हो जाएगा, सेप्सिस में भी जा सकते हैं। प्रीवियस सर्जरी, यस वो कह रहा है कि मैंने एक साल पहले एंडोस्कोपी वगैरह कराई थी, सो हो सकता है कि आयाट्रोजेनिक कॉज की वजह से उसका ईसोफेजियल रप्चर हो। उसके अलावा हम उसके अगर चेस्ट के ऊपर पालपेट करेंगे तो सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा होगा, उसमें से कड़च 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 की आवाज़ आ रही होगी, ऐसे जैसे कोई रैपर जो होता है वो निचोड़ रहा होता है। तो सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा इसोफेजियल रप्चर में मिलेगा। इसके अलावा पेशेंट सेप्सिस में जा सकता है। सेप्सिस की क्या निशानी है? फीवर होगा, बीपी कम होगा, उसके अलावा टेकीकार्डिया होगा। इसी बीपी को कंपनसेट करने के लिए पल्स जो है वो तेज हो जाएगी, जिसे टेकीकार्डिया कहेंगे। टेकिपनी होगा, जोर जोर से सांस लेगा और साइनोसिस होगा। सो अगर पेशेंट का इसोफेजियल रप्चर हुआ है और सेप्सिस में है और ये सारी फाइंडिंग्स है, हाइपोटेंसिव है और हमें प्लूरल एफ्यूजन की फाइंडिंग्स मिल रही है, चेस्ट बल्ज मिल रही है, चेस्ट मूवमेंट्स डिक्रीज है, ट्रेकिया एपिक स्पीड शिफ्ट है, वोकल फ्रेमिटस डिक्रीज है, परकशन जो है वो स्टोनी डल है, ब्रेथ साउंड्स जो है वो डिमिनिश या एब्सेंट है और वोकल रेजोनेंस जो है वो डिक्रीज है, सो क्लियरली प्लूरल एफ्यूजन है। और अगर हम लंग्स का एक्सरे करवाएंगे तो डेंस ओपेसिटीज बेस के ऊपर नजर आएंगी लंग फील्ड में, मोस्टली ऑन द लेफ्ट साइड, क्योंकि इस केस में इसोफेजियल रप्चर हुआ है। कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स जो है वो ऑब्लिटरेट हो जाएंगे और अपर बॉर्डर जो है वो कनकेव नजर आएगा ऑन द मीडियल। इसके अलावा एक्सुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाए, इसमें कॉज है मैलिग्नेंट प्लूरल एफ्यूजन, यानी कोई मैलिग्नेंसी की स्टेट है। हो सकता है ब्रोंकियल कार्सिनोमा, हो सकता है कोई और मैट्स हैं, हो सकता है लिम्फोमा, ल्यूकीमिया है, हो सकता है मिजोथीलियोमा है विच इज बिकॉज ऑफ एस्बेस्टोस। और उसके अलावा कुछ हेमराजिक प्लूरल एफ्यूजन भी होता है जिसमें हैमरेज होती है, जिसे हम कहते हैं हीमोथोरैक्स, उसमें टीबी होता है, मैलिग्नेंसी और पल्मोनरी इन्फॉक्शन जो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बाद हो। सो सबसे पहले अगर मैलिग्नेंट प्लूरल एफ्यूजन को स्टडी करें तो उसमें डिफरेंट कॉजेज को हम रूल आउट कर लेंगे, मिजोथीलियोमा, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, मेटास्टेसिस, ब्रोंकियल कार्सिनोमा। अब क्योंकि मैलिग्नेंट है प्लूरल एफ्यूजन, तो इसमें होगा क्या कि पेशेंट जो होगा उसमें मैलिग्नेंसी के साइंस होंगे। फॉर एग्जांपल एपिटाइट डिक्रीज होगी, वेट लॉस होगा, वीकनेस होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो कि प्लूरल एफ्यूजन की वजह से भी हो सकती है, प्लूरैटिक चेस्ट पेन भी होगी। उसके अलावा साइंस पेशेंट किस तरह लगेगा? इल वेस्टेड, ठीक है। और यूनिलैटरल प्लूरल एफ्यूजन वेरी इंपॉर्टेंट, इस केस में मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिलैटरल प्लूरल एफ्यूजन जो है वो मिलेगी। उसके अलावा और क्या फाइंडिंग्स है? क्योंकि कैंसरस कंडीशन है तो कैंसरस कंडीशन में तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाती हैं, हेपेटिक साइट, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स। सो देयर इज हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, उसके साथ लिम्फेडेनोपैथी। ये अगर पाल्पेबल है, लिवर पाल्पेबल है, स्प्लीन पाल्पेबल है, लिम्फ नोड पाल्पेबल है, सो मोस्ट कॉमनली ये कोई ल्यूकीमिया है या कोई मैलिग्नेंसी है, कोई लिम्फोमा है, हो सकता है वो मैट्स भी हो सकता है मिजोथीलियोमा भी हो सकता है ब्रोंकियल कार्सिनोमा भी हो। चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो प्लूरल एफ्यूजन है, ईएसआर हाई है, प्लूरल फ्लूइड जो है वो ब्लडी स्टेन्ड है, ठीक है, और रैपिडली एक्यूमुलेट हो जाता है। इसमें मैलिग्नेंट सेल्स जो है वो भी पॉजिटिव हैं। उसके अलावा प्लूरल बायोप्सी कराएंगे तो हमें नेचर पता चल जाएगी मैलिग्नेंसी की। इसके अलावा एक्सुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन की एक और कॉज है, दिस इज पैरानमोनी। अब ये पैरानमोनी क्या है? दिस इज प्लूरल एफ्यूजन इन द प्रेजेंस ऑफ नमोनिया। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पेशेंट को नमूनिया है, नमूनिया का जो ऑनसेट है वो सब एक्यूट या ग्रेजुअल है। नमूनिया में और क्या होता है? प्लूरैटिक चेस्ट पेन होती है। प्लूरैटिक चेस्ट पेन वो पेन होती है जो कि सांस लेने के साथ खराब होती है। इसके अलावा हाई फीवर, राइगर्स, चिल्स, टैकीकार्डिया, टेकिपनिया, डिक्रीज ऑक्सीजन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एपिटाइट, डिक्रीज एपिटाइट, हेडेक, ये सारे नमूनिया के कॉजेज हैं। नमूनिया टिपिकल एटिपिकल दोनों हो सकते हैं। कंसोलिडेशन के साइंस होंगे, चेस्ट मूवमेंट डिक्रीज होंगे, ट्रेकिया सेंट्रलाइज होगा, वोकल फ्रेमिटस या रेजोनेंस इंक्रीज होगी, परकशन नोट डल होगी, ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स आएंगी और कोर्स क्रैप्स होंगे। लैब्स कराएंगे, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होंगे, ईएसआर सीआरपी इंक्रीज होगी। चेस्ट एक्सरे में डिफरेंट टाइप्स मिल सकती हैं। अगर तो ओपेसिटीज एक लॉब के ऊपर है तो लोब्यूलर जो है नमूनिया है,
वाइड स्प्रेड पैचेस हैं ओपेसिटीज़ के तो इसका मतलब ब्रोंकियोनिमोनिया है, और अगर बेसल इन्फिल्ट्रेट्स है तो इसका मतलब एस्पिरेशन निमोनिया। अब एस्पिरेशन निमोनिया मोस्टली लंग की बेसिस को जो है इन्वॉल्व करता है। सो अगर अपर लोब भी, इसमें अपर लोब भी इन्वॉल्व हो सकता है। सो अगर तो अपर लोब इन्वॉल्व हुआ है तो अपर लोब का लोअर सेगमेंट, और अगर बेस इन्वॉल्व हुई है यानी लोअर लोब इन्वॉल्व हुआ है तो लोअर लोब का अपर सेगमेंट, लोअर लोब का अपर सेगमेंट या अपर लोब का लोअर सेगमेंट, ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके अलावा नमूनिया टिपिकल एटिपिकल होगा। टिपिकल में फीवर जो होगा सडन ऑनसेट का होगा, एटिपिकल में स्लो ऑनसेट का होगा। टिपिकल के अंदर कफ जो कि ड्राई से प्रोडक्टिव में चल जाएगी, एटिपिकल में कफ जो होगी वो ड्राई ही रहेगी या वॉट स्पूटम होगा। करंट जेरी स्पूटम या हेमाप्टिसिस के साथ भी पेशेंट जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। और प्लूरल एफ्यूजन के इसमें सारे साइंस होंगे। प्लूरल एफ्यूजन के वही साइंस है जो अभी तक हम स्टडी कर रहे हैं। चेस्ट मूवमेंट्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी, चेस्ट बल्ज करेगी, ट्रेकिया एपिक स्पीड शिफ्ट हो सकती हैं ऑपोजिट साइड के ऊपर। वोकल फ्रैमेटस जो है डिक्रीज होगा, परकशन नोड स्टोनी डल होगा, ब्रेथ साउंड्स जो होंगे वो एब्सेंट या डिक्रीज होंगे, वोकल रेजोनेंस जो होगी वो डिक्रीज होगी। सो ये सारी जो है वो प्लूरल एफ्यूजन की फाइंडिंग्स हैं। सो नमूनिया के पेशेंट के अंदर भी जो है वो प्लूरल एफ्यूजन होगी। इसके अलावा हम हिस्ट्री लेंगे स्मोकिंग की, क्योंकि स्मोकिंग एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है नमूनिया के लिए। जॉइंट पेन की, क्योंकि अगर उसको साथ जॉइंट पेन भी है और नमूनिया भी है सो इट इज़ मोर लाइकली गोइंग टू बी सेप्टिक आर्थराइटिस। और रूल आउट करेंगे कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर। सो अगर तो कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर नहीं है तो मोस्ट लाइकली दिस इज गोइंग टू बी नमूनिया। इसके अलावा एक्सोडेटिव प्लूरल एफ्यूजन की एक और फाइनल कॉज दिस इज टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। अब टीबी में होता क्या है कि पेशेंट प्रेजेंट करेगा, ऑफ कोर्स उसको प्लूरल एफ्यूजन तो होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगी, लेकिन वो प्रेजेंट किस तरह करेगा? वो कहेगा लो ग्रेड फीवर है, ऐसा बुखार है, वो टूट ही नहीं रहा। उसकी मेजर कंप्लेंट्स ही होगी। और ये बुखार जो है वो शाम में, इवनिंग में मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा सवियर हो जाता है, कोल्ड स्वेटिंग होती है, ठंडे पसीने आते हैं, क्रॉनिक कफ है, काफ़ी अरसे से खांसी आई जा रही है। स्पूटम है, ऑफ कोर्स है। किस कलर के स्पूटम है? येलो ग्रीन भी हो सकती है, नॉन पुरुलेंट भी हो सकती है। और अगर टीबी बहुत ज़्यादा तबाही मचा चुका है तो उस वक्त हेमाप्टेसिस भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। कुछ हेमाप्टेसिस होती है उसे कहते हैं फ्रैंक हेमाप्टेसिस, यानी पूरा पूरा ब्लड आ गया। कुछ हेमाप्टेसिस होती है उन्हें हम कहते हैं ब्लड स्टेन्ड स्पूटम। इसका मतलब है कि ब्लड और स्पूटम जो है ना वो मिक्स कॉन्सेंट्रेशन में आपस में मिक्सड है। इसके अलावा ब्लड स्ट्रीक्ड स्पूटम, इसमें क्या होगा कि ब्लड की ना स्ट्रीक्स, छोटी छोटी धारियां स्पूटम के अंदर आऊंगी या म्यूकॉइड या पुरुलेंट स्पूटम के अंदर होंगी। और कुछ जो होते हैं वो हेमाप्टेसिस रस्टी स्पूटम होते हैं। सो इसमें क्या होता है कि जितना भी हीमोग्लोबिन होता है उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है, रस्ट कलर का हो जाता है, गोल्डन येलो कलर का हो जाता है। सो फ्रैंक हेमाप्टेसिस में पूरा का पूरा ब्लड आएगा। स्टेन्ड में मिक्स प्रोपोर्शन हो सकते हैं, इसमें धारियां होंगी, स्टिक्स होंगी, रस्टी में डिग्रेडेड हीमोग्लोबिन होगा। सो जो फ्रैंक हेमाप्टेसिस होगी वो टीबी में होती है, ब्रोंकिएक्टेसिस में, पल्मोनरी इन्फार्क्ट्स में और माइट्रल स्टेनोसिस में पूरा का पूरा ब्लड आएगा। उसके अलावा स्टेन्ड स्पूटम जो होगी वो ब्रोंकियल कार्सिनोमा में होगी। ब्लड स्ट्रीक्ड स्पूटम जो होगी वो टीबी में, विच इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस विच इज द पार्ट ऑफ सीओपीडी। उसके अलावा ब्रोंकियल कार्सिनोमा। और रस्टी स्पूटम जो होगी वो नीमोकोकल नमूनिया में होगी। सो इस केस में टीबी में जो हेमाप्टेसिस होगी दैट इज गोइंग टू बी ईदर स्ट्रीक्ड, या तो धारियां बनेंगी, या तो फ्रैंक हेमाप्टेसिस, या कि पूरा का पूरा ब्लड आ जाएगा। इसके अलावा टीबी का पेशेंट और क्या कंप्लेन करेगा? कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स की करेगा, जैसे एनोरेक्सिया, भूख नहीं लग रही, वेट लॉस, काफ़ी वेट जो है वो सिग्निफिकेंट वेट लॉस, ठीक है, कपड़े खुले हो गए हैं, मैलेज, ठीक है, मैलेज की कर सकते हैं, जोड़ों में पट्ठों में दर्द है। फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे, खानदान में किसी और को फेफड़ों का मसला तो नहीं है, खांसता तो नहीं रहता है? ऑफ कोर्स हाँ, चाचा है उसको टीबी है, ठीक है, ये फैमिली हिस्ट्री वेरी पॉजिटिव। उसके अलावा पेल होगा पेशेंट, एमैसिएटेड होगा, पेल अनीमिक सा, बिल्कुल सड़ा सूखा सा, एमैसिएटेड, कैचिक्सिक, ठीक है, बिल्कुल पतला। उसके अलावा हम अपनी एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें ट्रेकियल शिफ्ट मिलेगा। ट्रेकियल शिफ्ट क्यों? क्योंकि टीबी जिस लोब के ऊपर जिस लंग के ऊपर फाइब्रोसिस कराएगा तो ट्रेकिया जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। उसके अलावा पोस्ट ट्यूजिव क्रैपिटेशंस मिलेंगे, ब्रोंकियल ब्रीथ मिलेगी, ये लेटर स्टेज में मिलेगी। लेटर स्टेज में क्योंकि जब टीबी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं तबाही में चलेगा, उसके बाद कैविटेशंस होंगी, कैविटेशंस बनने के बाद ब्रोंकियल ब्रीदिंग होगी। उसके अलावा प्लूरल जो भी हम स्टडी कर रहे हैं प्लूरल एफ्यूजन मिलेगी। प्लूरल एफ्यूजन के अपने कुछ ना कुछ साइंस हैं। इसमें आ सकता है चेस्ट जो है बल्ज करेगी ऑन दैट साइड,
चेस्ट मूवमेंट्स जो होंगी डिक्रीज होंगी, ट्रेकिया एपिक बीट्स जो होंगी वो शिफ्ट होंगी टुवर्ड्स ऑपोजिट साइड, वोकल फ्रेमिटस डिक्रीज है, परकशन जो होगी वो स्टोनी डल होगी, ब्रेथ साउंड्स डिमिनिश होंगी, वोकल रेजोनेंस डिक्रीज होगी, एक्सरे की वोकल रेजोनेंस डिक्रीज होगी, एक्सरे में डेंस ओपेसिटीज बेस में मिलेगी, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स ऑब्लिटरेट होंगे और अपर बॉर्डर मीडियल साइड के ऊपर कनकेव होगा। ये सारी प्लूरल एफ्यूजन की फाइंडिंग है। इसके अलावा लिम्फ नोड्स हम जीपी करेंगे टीबी के पेशेंट के तो मेटेड लिम्फ नोड्स मिलेंगे, ठीक है, अच्छी तरह पैल्पेबल होंगे और पैल्पेबल में भी कौन से टाइप के होंगे, मेटेड होंगे। इसके अलावा टीबी स्प्रेड भी कर सकता है, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक में जा सकता है, जिसके अपने फीचर्स होंगे। फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी, बार बार उसको पेशाब करने के लिए जाना पड़ेगा, डिस्यूरिया, पेन होगी, फ्रैंक पेन होगी, सुप्राप्यूबिक पेन होगी, ब्लड पास करेगा यूरिन में से, पस निकलेगी यूरिन में से, फीवर होगा, वही फीवर अपना जो होगा इवनिंग में बहुत ग्रेड फीवर होगा, प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट के इसके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, विच इज फन शेप, फ्रीक्वेंसी, बार बार जाना पड़ता है, अर्जेंसी, ऐसा तो नहीं लगता कि पेशाब बस निकल ही गई, ठीक है, नॉक्चूरिया, रात को उठ उठ के जाना पड़ता है, और स्टीम के धारी ठीक आ जाती है, हेजिडेंसी, मतलब जोर तो नहीं लगाना पड़ता, स्टार्ट हो जाती है पेशाब करना है, इंटरमिटेंसी, रुक रुक के तो नहीं आता, पैरों पे तो नहीं पेशाब गिरती, ठीक तरह स्टीम बन जाती है, दूर जाके गिरती है, ठीक है। और फाइनली पी मींस पोस्ट वॉइड, यानी पेशाब करने के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि बस मैंने पूरी ही पेशाब कर दी है, या लगता है कि अभी रह गई है, ठीक है, या बाद में कतरे आते हैं। सो दिस इज फन शेप, एफ यू, ये सारे क्वेश्चन करेंगे। उसके अलावा हेजिडेंसी वगैरह ये सब पूछेंगे, ये सारे फीचर्स हैं जेनिटो यूरिनरी टीबी के। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, पहले टीबी जो होगा वो पल्मोनरी टीबी होगा, बाद में मोस्ट कॉमनली जो होगा वो दूसरा टीबी होगा। सो ये सारे इसके सिक्वाले हैं। पल्मोनरी टीबी जेनिटो यूरिनरी में भी जा सकता है, स्पाइन में भी जा सकता है, डिजीज कराते हैं, इसे कहते हैं पॉट्स डिजीज, अगर ये टीबी स्पाइन में चल जाए। इंटेस्टिन्स में चला जाए तो इसकी अपनी मैनिफेस्टेशंस है। इसमें क्या होगा, पेशेंट जो होगा वो प्रेजेंट करेगा डायरिया के साथ, और इसका जो डायरिया होगा वो ऑल्टरनेट करेगा कॉन्स्टिपेशन, कभी कब्ज हो रही है, कभी डायरिया हो रहा है, कभी कब्ज हो रही है, कभी डायरिया हो रहा है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन होगी, दैट इज गोइंग टू बी डिफ्यूज, कहीं एक जगह पे नहीं होगी, किसी एक क्वाड्रेंट में नहीं होगी, डिफ्यूज पूरे एब्डोमिन में होगी। इसके अलावा इंटेस्टिनल टीबी, या जिसे इलियोसिकल टीबी कहते हैं, इसकी वजह से सब एक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। सो जब भी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो उसके कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर्स ये होते हैं कि पेट फूल जाएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन होगी सकती है, लेकिन मोस्ट लाइकली एब्सोल्यूट होगी, जिसमें से फ्लेटस भी पास नहीं करेगा। उसके अलावा वॉमिटिंग होगी, और इसके बाद एब्डोमिनल पेन होगी। सो ये कुछ फीचर्स हैं, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और कॉन्स्टिपेशन, मोस्ट लाइकली एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, ये सारे इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स हैं। इलियोसिकल टीबी या इंटेस्टिनल टीबी में ये हो सकता है, इंटेस्टिनल टीबी में ये हो सकता है। हिस्ट्री होगी लो ग्रेड फीवर की, नाइट स्वेट्स की, और पल्मोनरी टीबी जो होगा वो प्रेजेंट होगा। टेंडरनेस मोस्ट लाइकली इन द राइट आइलिक साइड के ऊपर होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलियोसिकल जंक्शन होगी, और कोई पाल्पेबल मैस नहीं होगा। और इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो ESR रेज्ड होगी, ट्यूबरकुलेंट टेस्ट, एक्सरे में हमें पल्मोनरी टीबी नजर आएगी। सो बेरियम टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी और ये कोलोनोस्कोपी वगैरह भी करवा सकते हैं। इसके अलावा एक तो टीबी फैल गया जेनिटो यूरिनरी ट्रैक में, स्पाइन में, इसके अलावा इंटेस्टिन्स में फैल गया, उसके अलावा मेनिंजेस में जाएगा। सो जब यही टीबी मेनिंजेस में जाएगा तो ये क्या करेगा, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस का, जाइटिस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बैक्टीरियल भी, टीबी भी, वायरल भी। अब हम इनको सेपरेट कुछ क्लिनिकल बेसिस पे कर सकते हैं, कुछ जो है लैब्स पे कर सकते हैं। सिम्टम्स पे किस तरह करेंगे, जब भी मेनिंजाइटिस का पेशेंट होगा, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, वेरी इंपॉर्टेंट, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया इसके साथ प्रेजेंट करेगा। उसके अलावा पेशेंट जो होगा प्रेजेंट करेगा, उसके अलावा पेशेंट जो होगा अनकॉन्शियस होगा। अब वायरल मेनिंजाइटिस में पेशेंट जो है वो कॉन्शियस होगा। सो अनकॉन्शियसनेस इज द फीचर ऑफ बैक्टीरियल एंड ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। उसके अलावा फिट्स, झटके पड़ेंगे, ये भी सिर्फ बैक्टीरियल और टीबी मेनिंजाइटिस में होगा, वायरल का फीचर नहीं है। सो वायरल में ना पेशेंट अनकॉन्शियस होगा ना उसको फिट्स होंगे, हाँ, लेकिन अगर बैक्टीरियल और टीबी है मेनिंजाइटिस, सो उसमें पेशेंट जो है अनकॉन्शियस भी होगा और उसको फिट्स भी पड़ेंगे। ऑनसेट जो है रैपिड है बैक्टीरियल का, वायरल का, और ग्रेजुअल है ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस का। सो पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा, हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे जी मेनिंजियल इरिटेशन के साइंस। वेल मेनिंजियल इरिटेशन के 3 साइंस हैं, नेक रिजिडिटी, कर्निंग साइन और ब्रुजास्की साइन। नेक रिजिडिटी क्या है कि हम अगर उसकी नेक को फ्लेक्स करें तो उसकी नेक जो होगी ना बड़ी रिजिड होगी, सो देयर इज पाल्पेबल रेजिस्टेंस टू फ्लेक्शन ऑफ द नेक, दिस इज नेक रिजिडिटी, दिस इज अ साइन ऑफ मेनिंजाइटिस। उसके अलावा कर्निंग साइन, फॉर कर्निंग, के फॉर नी। सो अगर हम उसका टांग उठाएंगे और टांग को ऊपर उठाकर
घुटने घुटने को उठाकर ऑलमोस्ट 98 डिग्री बनाएंगे या 135 भी कुछ बना लेते होते हैं। सो टांग अगर उसकी उठाकर नी को एक्सटेंड कर देंगे तो पेशेंट क्या करेगा, सिंपली पेन से चीखेगा। सो दिस इज कर्निंग साइन। कर्निंग साइन अगर हम उसकी टांग उठाते हैं, ठीक है, हिप जॉइंट के ऊपर, और देन हम उसका नी जो है उसको एक्सटेंड करते हैं तो पेशेंट जो है वो चीखेगा। दिस इज कर्निंग साइन। दिस इज पॉजिटिव फॉर मेनिंजाइटिस। उसके अलावा ब्रुज़ास्की साइन होता है। ब्रुज़ास्की साइन दिस इज ऑपोजिट। हम पेशेंट की नेक अगर फ्लेक्स करते हैं, अब उसकी नेक तो रिजिड हुई पड़ी है, सो अगर हम उसकी नेक जो है फ्लेक्स कर तो पेशेंट क्या करेगा, अपने जो हिप्स है और अपने जो नीज है उन्हें फ्लेक्स कर लेगा और उनको उठाकर अपने सीने के साथ जोड़ लेगा। ठीक है, यानी वो जिस तरह फीटस और एम्ब्रियो की पोजीशन होती है उसके अंदर आ जाएगा। सो दिस इज ब्रुज़ास्की साइन। नेक रिजिडिटी, कर्निंग साइन एंड ब्रुज़ास्की साइन आर द साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन। हम ये साइन करेंगे, चेक करेंगे कि मेनिंजाइटिस है। फंडस पेपुलर एडीमा, क्रोइड ट्यूबरकल्स मिलेंगे टीबी के केस में। उसके अलावा फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, फॉर एग्जांपल नर्व पाल्सी मिल सकती है बैक्टीरियल और ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस के अंदर। रैश मिलेगा मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के अंदर, और नमूनिया के साइन भी प्रेजेंट हो सकते हैं वायरल में और न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस में। अब डिफरेंशियल हम निकालते हैं मेनिंजाइटिस के ट्यूबरकुलस वायरस और पायोजेनिक विच इज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। सो क्योंकि हमारा टॉपिक सिर्फ टीबी है, सो हम सिर्फ टीबी के सीएसएफ फ्लूइड की फाइंडिंग देखेंगे। सो सीएसएफ का फ्लूइड हम निकाल लेंगे, ठीक है, लंबर पंक्चर के थ्रू, और देन उसको एनालाइज करेंगे। उसमें डिफरेंट रिपोर्ट्स होंगी जो कि डिफरेंशिएट करेंगी वायरल मेनिंजाइटिस कौन सा है, ट्यूबरकुलस कौन सा है और पायोजेनिक कौन सा है। तो जो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस होगा वो क्लियर होगा, सीएसएफ क्लियर होगा, प्रोटीन्स इंक्रीज होंगी, ग्लूकोज डिक्रीज होगी। सेल्स कितने होंगे, 400 पर मिलीमीटर क्यूब होंगे, और लिम्फोसाइट्स प्रीडोमिनेटली होंगे। सो अगर स्टेनिंग कराएंगे तो जो टीबी होता है दिस इज एसिड फास्ट बेसिलस। सो एएफबी जो होंगे वो स्टेनिंग इसमें करवाएंगे, तब हमें जो है वो टीबी के बैक्टीरिया नजर आएंगे 2-3 हफ्ते बाद। इसके अलावा सीएसएफ की पीसीआर करवाएंगे डीएनए के लिए, और जो है वो फर्दर कंफर्म हो जाएगा। सो टीबी को हमने स्टडी कर लिया, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक में भी हो सकता है, स्पाइन में भी हो सकते हैं, इंटेस्टिनल टीबी भी हो सकता है, मेनिंजेस में भी हो सकता है। इसके अलावा मिलियरी टीबी होगा, वो ऑर्गेनोमेगैली करवाएगा। सो जो स्प्लीन वगैरह और जितने लिम्फ नोड्स हैं वो हमारे पैल्पेबल होंगे। इसी तरह रेटिकुलो नोड्यूलर इनफिल्ट्रेट्स चेस्ट एक्सरे के ऊपर नजर आएंगे, और आई के अंदर क्या नजर आएंगे, कोरोइडल ट्यूबरकल्स। सो इस तरह जो है हम अपना डायग्नोसिस बना लेंगे कि जो पेशेंट आया शॉर्ट डेथ के साथ, दैट इज सेकेंडरी टू प्लूरल एफ्यूजन, more likely to be exudative pleural effusion. Okay, so next is pancreatitis. Pancreatitis की वजह से भी ट्रांसुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है। अब वो किस तरह होगी, पैंक्रियास हमें कैसे पता चला कि जो पेशेंट आया है प्लूरल एफ्यूजन का वो पैंक्रियाटाइटिस के साथ आया है। वेल इसके कुछ फीचर्स हैं। पैंक्रियाटाइटिस में होगा क्या, इन्फ्लेमेशन होगी पैंक्रियास की। अब जब पेशेंट आएगा वो ये कंप्लेन करेगा कि उसके एपिगैस्ट्रियम के अंदर सवियर पेन है, और वो जो पेन है वो रेडिएट कर रही है बैक की तरफ। मोस्ट ऑफ द टाइम पेन जो है वो बैक की तरफ रेडिएट करती है, पेन सिर्फ एपिगैस्ट्रियम में होती है, लेकिन कुछ केसेस में पेन थोड़ी सी राइट साइड पे भी करके हो सकती है, और कुछ केसेस में पूरे एब्डोमेन में भी पेन हो सकती है। अब पेशेंट जो होगा ये कंप्लेन करेगा कि जब वो लेटता है तो उसकी जो पेन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब वो बैठता है या आगे की तरफ झुकता है तो पेन जो है वो ठीक हो जाती है। वेल ये जो फीचर है कि लेटने से पेन बढ़ रही है और आगे झुकने से पेन जो है वो कम हो रही है, ये फीचर है पेरिकार्डाइटिस का भी और गर्ड का भी। सो हमें उन्हें भी अंडर डिफरेंशियल रखना चाहिए। अब जो पेशेंट होगा वो प्रेजेंट करेगा नोजिया और वॉमिट के साथ। इसके साथ साथ पेशेंट का जो एब्डोमेन होगा वो डिस्टेंड होगा, और डिस्टेंशन की अंडरलाइन कॉज जो होगी वो केमिकल पेरोटिनाइटिस है। सो जो सारा एब्डोमेन है वो टेंडर होगा। इसके अलावा साइंस में ये मिल सकता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा एंशियस हो, डिस्ट्रेस्ड हो, बीपी जब मेजर करेंगे तो बीपी लो होगा, और उसी लो बीपी को कंपनसेट करने के लिए जो पल्स है वो तेज़ हो जाएगी। सो बीपी लो होगा लेकिन पल्स जो होगी वो टैकीकार्डिया में जाएगी। टेंडरनेस होगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। इसके अलावा एसाइटीज होंगी, एसाइटीज के साथ साथ प्लूरल एफ्यूजन होगी, और इस केस में जो प्लूरल एफ्यूजन होगी वो ट्रांसुडेट होगी। अगर तो पैंक्रियाटाइटिस बहुत ज़्यादा सवियर है, नेक्रोटाइजिंग है, हेमोरेजिक है, सो उसमें ब्लू रेड कलर की डिसकलरेशन जो है वो स्किन के ऊपर, फ्लैंक्स के ऊपर आएगी, जिसे कहेंगे टर्नर साइन। और अगर तो अम्बलाइकस के गिर्द है तो इसे कहेंगे कलन साइन। सो टर्नर साइन और कलन साइन के साथ भी पेशेंट जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। बावल मूवमेंट्स जो होंगी वो डिमिनिश होंगी, एब्सेंट, क्योंकि अंडरलाइंग पैरालिटिक आइलियस होगा। कुछ पेशेंट जो है वो हाइपोक्सिया में जाएंगे, हाइपोवोलेमिक शॉक में जाएंगे, और उसकी वजह से ओलिगोरिया में जा सकते हैं। सो ये सारे फीचर्स हैं एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के। अगर कोई पेशेंट आता है प्लूरल एफ्यूजन हमें उसके एक्सरे में मिल रही है और ये सारे साथ साथ फीचर्स हैं, तो मोस्ट लाइकली वो पेशेंट जो होगा
पैंक्रियाटाइटिस का पेशेंट होगा। ल्यूकोसाइटोसिस होगी। इसके अलावा सीरम एमिलेज और लाइपेज जो होंगे वो 3 टाइम्स एलिवेट कर जाएंगे। कैल्शियम जब चेक कराएंगे तो कैल्शियम लो होगा। इसके अलावा अगर शुगर चेक करेंगे फर्स्ट फ्यू डेज में तो पेशेंट जो होगा हाइपरग्लाइसीमिक होगा। इसके अलावा पेशेंट के पेट में असाइटिस होंगी। असाइटिस फ्लूइड को एनालाइज करेंगे तो एक्सुडेटिव निकलेगा, हेमोरेजिक भी निकल सकता है और इसके अंदर अमाइलेज जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरह प्लूरल स्पेस के अंदर भी फ्लूइड आ जाएगा और उसको अगर एग्जामिन करेंगे तो प्लूरल फ्लूइड के अंदर अमाइलेज लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होंगे। एक्सरे एब्डोमेन करवाएंगे ताकि कोई परफोरेशन है उसे हम एक्सक्लूड कर सकें या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है गट की तो उसे भी एक्सक्लूड कर सकें। अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो हमें नजर आ सकता है एनलार्ज पैंक्रियाज है, इसके अंदर कोई साइटीज है, कोई गॉल स्टोन्स है, कोई सूडोसिस्ट है, कोई एब्सस है या कोई हैमरेज है। इसके अलावा सीटी भी करवा सकते हैं और सीआरपी भी करवा सकते हैं। अगर इस पेशेंट को हम सही तरह ट्रीट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि सर्ज में चला जाए विच इज सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। पेशेंट जो होगा हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोकैल्सीमिया में चल जाएगा। सो लो कैल्शियम होने की वजह से उसमें टेटनी वाले सारे फीचर्स आएंगे। शॉक में जा सकता है, रीनल फेलियर में जा सकता है। इसके अलावा ARDS में जा सकता है विच इज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। जीआई में हैमरेज हो सकती है, गैस्ट्रिक इरोजन्स हो सकती हैं। उसके अलावा पैंक्रियाटिक एब्सेस बन सकते हैं, सूड देंगे और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस का भी चांस है। सो ये सारी कॉम्प्लिकेशन है पैंक्रियाटाइटिस की। अब एक्यूट और क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में क्या फर्क है? वेल, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में परसिस्टेंट पेन होगी और साथ साथ माल एब्जॉर्प्शन होगी। फॉर एग्जांपल स्टियाटोरिया होगा, उसके जो स्टूल्स होंगे वो बड़े स्टिकी से होंगे, ग्रीसी होंगे, फ्लश करने में मुश्किल होगी। सो रिकरेंस बाउट्स ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन जो होगी क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में होगी। बाकी सारे सेम वही फीचर्स हैं कि रेडिएट बैक पे करेगी, लीन फॉरवर्ड करेगा तो पेशेंट को रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट डायबिटीज़ के साथ प्रेजेंट कर सकता है, अगेन सेम। लेकिन जो चीज़ नई है दैट इज माल एब्जॉर्प्शन एंड परसिस्टेंट पेन। उसके अलावा वेट लॉस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पेशेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली माल एब्जॉर्प्शन में है। इसके अलावा पेशेंट जो है प्रेजेंट कर सकता है जॉन्डिस के साथ भी, क्योंकि जब पैंक्रियास के अंदर फाइब्रोसिस होगी तो उसकी वजह से कॉमन बाइल डक्ट जो है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है। अब जो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस है उसमें पैंक्रियाटिक कैल्सिफिकेशंस भी एक्सरे के ऊपर दिखाई देंगी। बाकी सारी फाइंडिंग्स जो होगी वो ऑलमोस्ट ओके। सो नेक्स्ट इज हीमोथोरेक्स। हीमोथोरेक्स का मतलब है देयर इज फ्रैंक ब्लड इन द प्लूरल स्पेस। अब इसमें होगा क्या कि जो प्लूरल फ्लूइड में हेमाटोक्रिट है उसकी अगर रेशो लेंगे सीरम हेमाटोक्रिट के साथ तो वो जो रेशो है वो 50% से ज़्यादा आएगी। अब जो हीमोथोरेक्स है ये भी एक एक्सुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन की टाइप है। ये हो किस वजह से है? कोई ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से एओर्टिक रप्चर हो गया है। सो इस केस में जितना भी ब्लड है वो प्लूरल स्पेस के अंदर आ जाएगा और हम इसको लेबल करेंगे दिस इज हीमोथोरेक्स। नेक्स्ट इज काइलोथोरेक्स। काइलोथोरेक्स का मतलब है कि प्लूरल स्पेस के अंदर काइल आ गया। सो देयर इज लीकेज ऑफ काइल इनटू द प्लूरल स्पेस। अब होगा इसमें क्या है कि थोरैसिक डक्ट को कोई इंजरी हो जाएगी या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी जिसकी वजह से सारा काइल जो है वो प्लूरल स्पेस में आ गया। अब काइलोथोरेक्स भी एक एक्सुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन की टाइप है। ये होगा किस वजह से? पहली बात थोरैसिक डक्ट की इंजरी है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई मैलिग्नेंसी है, उसमें भी काइलोथोरेक्स हो जाएगा और कोई थोरैसिक सर्जरी हुई है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि काइलोथोरेक्स है? जब प्लूरल फ्लूइड को हम एस्पायर करेंगे और उसकी सैम्पलिंग करेंगे, उसको चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे तो प्लूरल फ्लूइड जो होगा वो मिल्की सा होगा और उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड लेवल्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा हाई होंगे। सो दैट वाज प्लूरल एफ्यूजन। और अगर हम सारी कॉजेज को समराइज करें तो देखते हैं क्या क्या कॉजेज बन सकती हैं। ओके, सो प्लूरल एफ्यूजन होता है फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस। ये हमारे पास ट्रांजिडेटिव भी हो सकता है, एक्सुडेटिव भी हो सकता है। ट्रांजिडेट का मतलब है इम्बैलेंस है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस में। एक्सुडेट का मतलब है कि देयर इज इंक्रीज्ड परमेबिलिटी। इसको हम जो है जस्टिफाई लाइट्स क्राइटेरिया के थ्रू करते हैं। लाइट्स क्राइटेरिया में 3 क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया नंबर 1 कि जो प्लूरल फ्लूइड है उसकी जो टोटल प्रोटीन है अगर उसकी रेशो ले सीरम की टोटल प्रोटीन से तो रेशो जो है वो 0.5 से ऊपर आएगी। सेकंड क्राइटेरिया है प्लूरल फ्लूइड में जितना एलडीएच है उसकी अगर रेशो लें सीरम एलडीएच से तो रेशो जो है वो 0.6 से ऊपर आएगी। और तीसरा क्राइटेरिया है कि प्लूरल फ्लूइड में जितना एलडीएच है वो ग्रेटर है 2/3 द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल सीरम एलडीएच। सो अगर ट्रांजिडेटिव प्लूरल एफ्यूजन की बात करें उसमें एक्यूट डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर, लेफ्ट हार्ट फेलियर, राइट हार्ट फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सिरोसिस, हाइपोथायराइडिज्म और मीग सिंड्रोम आएंगे। इसके अलावा अगर एक्सुडेटिव की बात करें तो उसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म, रूमाटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस जिसको एसएलई कहते हैं, एब्डोमिनल एब्सेसिस फॉर एग्जांपल सफ्रेनिक एब्सेस, हेपेटिक एब्सेस, स्प्लेनिक एब्सेस, इसोफेजियल रप्चर, मैलिग्नेंट प्लूरल एफ्यूजन, पैरानमोनिक एफ्यूजन, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे एक्सुडेटिव है।
इसके अलावा एक्सुडेटिव में एक और आता है, दिस इज पैंक्रियाटाइटिस, और एक्सुडेटिव की दो और वेराइटीज हैं, जिस हीमोथोरेक्स दैट इज फ्रैंक ब्लड इन द प्लूरल स्पेस एंड काइलोथोरेक्स दैट इज काइल इन द प्लूरल स्पेस।